नमस्कार, मैं राम कुमार शास्त्री आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, आज एक बार फिर हमारी टेस्ट सीरीज़ की अगली श्रृंखला में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आप लोग बहुत अच्छे से सीख रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे। निश्चित रूप से बहुत उपयोगी है आपके लिए। शिक्षण की जो हमारी टेस्ट की क्लास है वो रहेगी और बहुत सारा अधिक विस्तार हमारा हुआ भी है। संस्कृत सरस्वती परिवार हमारा दिन ब दिन आगे बढ़ भी रहा है। आप लोग भी जो कमेंट्स करके मुझे वापस फीडबैक दे रहे हैं उसमें आप बहुत अच्छा कुछ मुझे बता रहे हैं, अच्छा लिख रहे हैं। हालांकि इतना अच्छा लिखा मत करें, क्योंकि ज़्यादा अच्छा सुनते हैं ना तो आदमी में क्या अहंकार बढ़ जाता है, समझ रहे हो। लेकिन फिर भी चलो, अच्छा आप लिख रहे हैं तो इससे पता चल रहा है कि वास्तव में अन्य जो आप किसी भी माध्यम से सीख रहे हैं उनसे बेहतर आपको यहाँ मिलता है। और विषय का जो प्रस्तुतिकरण है, अपने प्रश्नों की जो तारतम्यता है वो आपको बेहद पसंद आती है। ये बात भी बहुत अच्छी बात है, मुझे ये जान करके, ये पढ़ करके और सुन करके अच्छा लगा। तो प्यारे साथियों, आज से आप सब राम कुमार के लाडले हुए। मैं और जो महिला ग्रुप है हमारा उसको वो कहेंगे राम कुमार की लाडलियाँ हुई। तो आप सभी का ख्याल रखना मेरी जिम्मेदारी है। मैं बखूबी ईमानदारी से अपना काम कर रहा हूँ। मेरा काम केवल आपको प्रश्न देना या केवल सूचना मात्र देना नहीं है, संस्कृत की विषय वस्तु मात्र देना नहीं है। मेरा प्रमुख उद्देश्य है आपको समझाना, याद करवाना और विशेष रूप से जो हमारा टारगेट है वो है परीक्षा के 30 में से 30 प्रश्नों तक हम कैसे अपनी अप्रोच बनाएं। प्यारे साथियों, जल्दी से आप शेयर करें, अपने साथियों को जोड़ें। इसके बाद हम अपनी आज की इस कक्षा में, जिसमें स्वर संधि का हम दूसरा पार्ट आज पढ़ने जा रहे हैं और जिसके अंतर्गत हम आगे के जो हमारे 12 के बाद में जो संधि का कार्य है, पिछली हमने टेस्ट की क्लास में जो प्रश्न उठाए थे उसमें हमने संधि के विषय वस्तु संबंधी, संधि का अर्थ क्या है, दूसरा नाम क्या हो सकता है, व्याकरण में संधि से क्या तात्पर्य है और उसमें संधि के भेद आदि भट्टोजी दीक्षित के आधार पर, लघु कौमुदी के आधार पर सामान्य भेद कैसे बताएं, संधि शब्द आदि की, संहिता शब्द की व्युत्पत्ति आदि संबंधी, शुद्ध अशुद्धि संबंधी, संधि की नित्यता अनित्यता संबंधी और लास्ट में हम पढ़ रहे थे स्वर संधि के भेद। और उसमें हमने पढ़ लिया विशेष रूप से जो हमारी पहली संधि है जो सबसे पावरफुल है, सवर्ण दीर्घ संधि। उसमें आपको किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं वो भी हमने चर्चा कर ली थी। अब हम इसके बाद में गुण संधि, वृद्धि संधि होते हुए यण आदि पूर्व रूप और पर रूप संधियों के होते हुए प्रकृति भाव तक हम पहुंचेंगे। 8 संधियां प्रमुखतः मैंने आपको पढ़ाई हैं, टेस्ट में भी मैंने आपके दिया था ऑप्शन में कि सामान्यतः स्वर संधि हम जो पढ़ रहे हैं मोटे तौर पर वो 8 प्रकार से हम पढ़ते हैं, ठीक है। हालांकि निश्चित भेद नहीं है, लेकिन सामान्य आपको समझने के लिए, समझाने के लिए कि आपको पता तो चले कि स्वर संधि में कितना क्या है। तो अच्छा आपको लग रहा है, अच्छा आप सीख भी रहे हैं, ठीक है। आप सीख रहे हैं तो मैं भी आपको उसी उत्सुकता और साहस और हिम्मत के साथ, क्योंकि सारे दिन काम करते करते भी हम आपके लिए जो 2 घंटे 3 घंटे निकालते हैं उसकी यदि सराहना आप लोग ये कह कर देते हैं, शाबाश, तो आप मुझे क्या कहेंगे, पर आप लोग ये कह देते हैं कि नहीं सर, आपका ये समय, हम गाँव में ढाणी में रहने वाले अब मैं आपको उस तरह की भाषा का प्रयोग करके आपको उस तरह का तो मैं बनाऊंगा नहीं, क्योंकि ईश्वर में हम सबको यूनिक बनाया है। हमारे पास कम होगा पैसा, हमारे पास थोड़ा और कम होगा, तो मैं ये तो कहूँगा नहीं कि हम उस तरह के दीनहीन लोग हैं। हम पुरुषार्थी लोग हैं, इसलिए हम कभी भी उस कैटेगरी में नहीं आते हैं। आपके सामने जो व्यक्ति आपसे बात कर रहा है वो भी उसका एक जीवंत उदाहरण है। हम सब पुरुषार्थी लोग हैं। हम ज़मीन को खोद करके ज़मीन की संपदा और पानी निकाल लेते हैं। हम धरती को जोत जोत करके अनाज पैदा कर लेते हैं। हम आसमान की राह तकते तकते आसमान से बादल को बरसने पर मजबूर कर देते हैं। हर रात के बाद हमारे लिए जीवन में सवेरा जरूर आता है, ठीक है। बेरोजगार हैं, परेशान हैं, आर्थिक स्थिति, सामाजिक, हमारा हर तरह का बहुत सारी चीज़ें, पारिवारिक बहुत सारी चीज़ें हमें परेशान करती हैं। सबके जीवन में है, आपके साथ है, मेरे साथ भी हो सकती है, लेकिन बने हैं, डटे हैं और रोज़ाना आपके साथ मुँह उठाकर चले आते हैं सुबह 8 बजे और रात के 7 बजे, ठीक है भैया। तो बहुत प्यार आपने दिया है। संस्कृत सरस्वती यूट्यूब चैनल को भी, संस्कृत सरस्वती परिवार के सदस्य आप बने हैं। संस्कृत सरस्वती मोबाइल एप्लीकेशन को भी आपने डाउनलोड बहुत अच्छे तरीके से आप करते जा रहे हैं। बहुत अधिक लोगों को आप जोड़ते जाइए। जिन्होंने कोर्स लिया है उनसे भी निवेदन है, आपको वास्तव में अंतरात्मा से लगता है कि वाह गुरुजी क्या पढ़ाया है, बहुत मेहनत आपकी दिख रही है। विषय वस्तु की जो प्रस्तुतिकरण, प्रेजेंटेशन, अभिव्यक्ति और जो उसकी सारगर्भिता है, पढ़ाने का तरीका, यदि इस चीज़ें आपको पसंद आ रही हों तो आप अपने साथियों को भी जोड़ें। आगे बहुत ज़्यादा जितना आप विस्तार करेंगे परिवार का, हो सकता है कि और अच्छा कार्य क्षेत्र में आगे मैं कर सकूं। मेरा एक छोटा सा है सपना, हर विद्यालय में हो साथी अपना। और विशेष बात, कोई भी व्यक्ति ये ना कहे कि सर पैसों की वजह से मैं पढ़ नहीं पाया। अब हमारी एक नई विधा शिक्षण में जुड़ी हैं, मुझे भी मौका मिला है आप प्रत्येक तक पहुंचने में। हो सकता था आप मुझ तक नहीं पहुंच पाते हो, पर मैंने हमेशा विद्यार्थियों का हर प्रकार से सहयोग किया है। आपकी निजी कोई परेशानी है उस तक भी मैं जाकर के सॉल्व करने का प्रयास करता हूं। किसी भी प्रकार का संकोच आप रखते भी नहीं हैं, मुझसे सर्च कह भी देते हैं। इसी को मैं अपने जीवन की सार्थकता समझ रहा हूं। चलिए शेयर कर दीजिए जल्दी से, उसके बाद हम अपनी टेस्ट श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। और
जितने भी अधिकतम साथियों को आप जोड़ सकें आप जोड़ भी रहे हैं और आशा करता हूं आप जोड़ते रहेंगे। ठीक है, कल हम दीर्घ संधि संबंधी कुछ महत्वपूर्ण उदाहरणों को पढ़ लिए थे। आज से आप सब राम कुमार के लाडले हुए। ठीक है, कल मैं पढ़ा रहा था और मैंने देखा भी था, शाम के क्लास में कुछ लोग कमेंट्स कर रहे थे, उनके आगे लिखा था राम कुमार का लाडला, राम कुमार की लाडली। तो बहुत अच्छा लगा मुझे कि आप सब ने मुझे वास्तव में एक परिवार का सा महसूस करवाया कि हम सब पर संस्कृत सरस्वती परिवार के सदस्य हैं और ये परिवार वसुधैव कुटुंबकम, सारे संसार में हम संस्कृत में जहाँ जहाँ संस्कृत होगी वहाँ वहाँ हमारा परिवार होगा। और मैं संस्कृत के सेवा के लिए, संस्कृत शिक्षण के लिए, संस्कृत के सरलीकरण के लिए, संस्कृत को आप अधिक से अधिक पढ़ें और उसके प्रति जो आपका नज़रिया और पूर्वाग्रह है कि बहुत कठिन भाषा है, उस पूर्वाग्रह को बदलने के लिए आपके साथ हमेशा तैयार खड़ा रहूँगा, आज भी कल भी फॉरएवर हमेशा। ठीक है, शेयर करें, मैं थोड़ा गायब हो जाता हूँ मिस्टर इंडिया की तरह, ताकि आप अच्छे से पढ़ सकें और सीख सकें। प्यारे साथियों, ये जो आपके सवाल सामने रखा है, ये सुसंधि कार्यम न अभवत, सही संधि कार्य नहीं हुआ है, इस प्रकार का प्रश्न हम अंतिम अपनी टेस्ट की श्रृंखला में लास्ट प्रश्न हम यहाँ तक पढ़ लिए थे, इसके आगे की चर्चा हम करने वाले हैं। याद रखिएगा, दो बातें आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। एक बात तो यह है कि जब भी आप यहाँ टेस्ट दे रहे हो, आप मेरे से जुड़े हो, तो आप बिल्कुल भी निष्क्रिय ना रहें, क्योंकि शिक्षण तभी सार्थक होता है, अच्छा होता है, बढ़िया होता है, जब दोनों ही तरफ से हम लोग शिक्षण में लगातार जुड़े रहें, शिक्षण में हम दोनों ही तरह से हम अच्छा जो है प्रदर्शन कर सकें। तो निश्चित रूप से आप सब अच्छा पढ़ रहे होंगे। तो आगे मैं स्टार्ट करता हूं। अगला हमारा प्रश्न है सुसंधि कार्यम न अभवत के बाद हम अगला प्रश्न पढ़ रहे हैं जो गुण संधि संबंधी होगा। एक बार फिर आपने यदि अभी तक शेयर नहीं किया है इस चैनल को तो आप प्लीज़ शेयर करें ताकि हम आगे बहुत अच्छे से अच्छा पढ़ सके, अच्छा सीख सके। ये देखिए आपके सामने है 13वां सवाल। ये 13वां सवाल नहीं दोस्तों, एक संधि का प्रारंभ है। गुण संधि, गुण संधि का सूत्रम यानी सूत्र अस्ति माना है। गुण संधि का कौन सा सूत्र है? वैसे सामान्य आपकी परीक्षा में सूत्र पूछने की संभावना नहीं है, लेकिन हम सीटेट आदि का जब एग्ज़ाम देते हैं तो वहाँ पर संभावना रहती है कि शायद आपको संधि संबंधी, मोटे तौर पर विशेष रूप से कारक संबंधी दो ही प्रकार के प्रश्न आपसे पूछने की संभावना रहती है। यदि मान लीजिए कोई परंपरागत अध्यापक जो संस्कृत में महारत हासिल किए हो, ऐसे कोई गुरुजन महोदय यदि पेपर बनाते हैं तो दो जगह से आपके विशेष रूप से सूत्र पूछने की संभावना बनती है। एक, आपको संधि संबंधी कोई प्रश्न पूछा जा सकता है, या फिर कारक जो है उससे संबंधित कोई प्रश्न आपसे अध्यापक परीक्षा में कर सकता है। समझ रहे हैं आप? वैसे सामान्यतः 99% ये संभावना रहती है कि परीक्षा में आपको सूत्र नहीं पूछता है। फिर भी चलिए हम पढ़े हैं, क्योंकि मैंने आप सबको पढ़ाया है, सिखाया है, कहीं भी आप पढ़े होंगे तो सीखेंगे। सूत्र याद करने से थोड़ा सरलीकरण हो जाता है, और आपको पता है कि सूत्र विधि या निगमन विधि के तौर पर उच्च स्तर पर जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो वहाँ उच्च स्तर पर बच्चे आराम से सूत्र आदि याद कर लेते हैं, और सूत्र के द्वारा पढ़ाना थोड़ा जल्दी हो जाता है, कम समय और कम परिश्रम में बच्चा सीख जाता है। तो हम इसको इसलिए थोड़ा थोड़ा हम उदाहरणों के साथ भी चलेंगे ताकि सूत्रों का स्मरण हो सके, आपने स्मरण कर रखा हो तो उसका अभ्यास हो सके, दोहरान हो सके, पुनरावृत्ति हो सके, पुनर्अभ्यास हो सके। प्यारे साथियों, कमेंट्स करके जल्दी से बताइए कि गुण संधि करने वाला, यहाँ गुण संज्ञा नहीं पूछा है, इसमें भी कई बार से भ्रम हो जाता है। गुण संधि जो करने वाला सूत्र है, कोई भी सूत्र जो कार्य करता है उसको हम विधि सूत्र कहते हैं, है ना। गुण संधि कर दिया, इसका मतलब गुण संधि का कार्य कर दिया। और कोई नाम देवे कि ये गुण है, वो वृद्धि है, वो टी है, वो उपदा है, वो अंतिम वर्ण अवसान है, तो जब किसी का नाम दिया जाता है तो ऐसे नाम देने वाले सूत्र को तो हम कहते हैं संज्ञा सूत्र। लेकिन कुछ सूत्र कार्य करते हैं, उनको हम कहते हैं विधि सूत्र। तो दो ही सूत्र हमारे विशेष रूप से उपयोगी होते हैं। वैसे संज्ञा, परिभाषा, विधि, नियम, अधिकार, अतिदेश आदि हमने 6 प्रकार के सूत्र पढ़े हैं। बहुत बढ़िया, आप लोग उत्तर बता रहे हैं, सब अच्छी बात है। दो को 2 सूत्र लिखे हैं आपके सामने, अधिंग गुण और दूसरा लिखा है आद गुण। वृद्धि रेचि का संबंध वृद्धि संधि से है, एको यणचि का संबंध यण संधि से है। तो निश्चित रूप से 2 सूत्र तो आपने पकड़ लिए होंगे, अच्छा पढ़े होंगे, तो आपको पता है कि गुण संधि करने का जो सूत्र है वो आपका सूत्र कौन सा है? आद गुण। इसमें एक शब्द आद है, दूसरा है गुण। कहता है कि अ या आ वर्ण के बाद संधि का नियम, हम सूत्र की चर्चा बात कर रहे हैं तो चलो अर्थ में पढ़ लें हम कि गुण संधि कहाँ होती है। तो प्यारे साथियों, जब अ और आ के बाद आपके जो वर्ण आते हैं, वैसे वहाँ सामान्य कह दिया कि स्वर पर में हो तो गुण संधि हो जाए, लेकिन अ और आ के बाद में तो मान लीजिए साहब अ और आ भी आ जाए तो क्या करें? ऐसी स्थिति में हम गुण नहीं कर सकते। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, ए ओ आई औ आ जाए तो भी हम गुण संधि नहीं कर सकते। तो कहा कि अ और आ के बाद, इसलिए वहाँ लिखा है आत के बाद में आपके 4 स्वर, जिनको बड़े प्यारे स्वर, छोटे स्वर कहते हैं, ई, ऊ, री और ली, ये 4 स्वर आ जाएं। अ और आ के बाद में
ई ऊ री री, चाहे ह्रस्व हो या दीर्घ हो। ई ह्रस्व भी हो सकता है और दीर्घ भी हो सकता है, ऊ ह्रस्व भी हो सकता है और दीर्घ भी हो सकता है, ऊ ह्रस्व री ह्रस्व भी हो सकता है और दीर्घ भी हो सकता है। लेकिन ध्यान रहे ली केवल ह्रस्व होता है, इसका दीर्घ रूप आपको नहीं मिलता है। तो इसलिए इसमें थोड़ी सावधानी रखें, क्योंकि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। समझ रहे हैं मेरी बात को। चलो आगे बढ़ते हैं हम। तो ए और आ के बाद में ई हो तो ए प्लस ई होगा, तो आपको पता है गुण संधि में क्या बन जाता है, ए बन जाता है। ए के बाद ऊ होगा तो आपको पता है गुण संधि में क्या हो जाता है, ओ हो जाता है। और री होगा तो ए होगा, लेकिन वो बिना रह के नहीं जाता, इसलिए अर हो जाता है। और जब आप गुण संधि करेंगे और वहाँ पर आपको री के साथ गुण करना पड़ा तो वहाँ अल हो जाता है। इस प्रकार से वैसे सामान्य दोस्तों याद रखिएगा गुण वर्ण 3 ही होते हैं, ए, ओ और ए। लेकिन ए 2 भागों में बढ़ जाता है, कभी अर हो जाता है री के साथ, और कभी री का मामला हुआ तो वहाँ अल हो जाता है। तो गुण संधि में 4 प्रकार से वर्णों का योग होता है, ए प्लस ई, ए प्लस ऊ, ए प्लस री, ए प्लस री। और ऐसी स्थिति में ए, ओ, अर और अल इस प्रकार से आप गुणते हैं, आप संधि कार्य करते हैं और वहाँ नए नए स्वरों का निर्माण करते हैं। पूर्व और परवर्ण के स्थान पर कभी ए बनाओगे, कभी ओ बनाओगे, तो कभी अर बनाओगे, कभी अल बनाओगे। आई बात समझ में? बहुत बढ़िया। अभी तक आपने शेयर नहीं किया, मुझे इस बात का कंफर्म पता है, इसलिए मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि एक बार इस वीडियो को आप जल्दी से शेयर कर दीजिएगा। अगला प्रश्न पर डाला तो लाइव जिंगा लाला। राम कुमार के लाडलों, जल्दी से इसको आप शेयर कर दो भैया। आगे बात करते हैं हम समीचीनम नास्ति। पूरी गुण संधि का पोस्टमार्टम मैंने इसमें प्रश्न में कर दिया है, ताकि कोई गुण संधि संबंधी कोई समस्या रहे ही नहीं। पूछा समीचीनम यानी ठीक, अस्ति माना है, जो बात ठीक है, जो बात एकदम सही है, उस बात को आपको यहाँ बताना है। कहते हैं गुण वर्ण अ, ए, ओ होते हैं क्या? वृद्धि वर्ण आ, ऐ, औ होते हैं क्या? गुण संज्ञा विधायक सूत्र जो है वो अधेन गुणः होता है क्या? सर्वे समीचीना या फिर सभी बातें सही, इसका मतलब जो उपरोक्त तीनों कथन पढ़े हैं क्या वो तीनों ही सही हैं? बताइए साहब जल्दी से उत्तर। ये मान लीजिए कि आपने यहाँ एक प्रश्न नहीं बल्कि 3 प्रश्न किए हैं, क्योंकि इस प्रश्न का जवाब देने के लिए आपको 4 ऑप्शन पढ़ना पड़ेगा। मैंने आपसे कहा था कि मेरी सीरीज़ की यही खास बात है, इसमें एबेसडे भी निरर्थक नहीं होते हैं। क्या पता इसमें जो उत्तर के अलावा 3 ऑप्शन हैं वो भी आपके अन्य प्रश्न हो सकते हैं, अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकते हैं, या फिर किसी परीक्षा में आया हुआ कोई प्रश्न हो सकता है, या फिर आने वाली जिस परीक्षा के लिए आप तैयारी कर रहे हैं वो आपका प्रश्न हो सकता है। बहुत बढ़िया, समझ रहे हैं आप। बहुत सारे लोगों ने अच्छे उत्तर दिए हैं। याद रखिएगा कभी भी पहले आप इसको देखो, सही उत्तर आपको प्राप्त करना था ना। अब कुछ लोगों की आदत में क्या होता है कि जैसे ही पहला ऑप्शन पढ़ते हैं बावड़े हो जाते हैं। गुणवर्ण कौन है? ए, ओ है, बिल्कुल 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 मिल गया साहब, ये उत्तर करके आगे परीक्षा में। लेकिन आप लोगों को हमेशा 4 ऑप्शन पढ़ेंगे, यहाँ आओगे, यहाँ आओगे, यहाँ आओगे, तब जाकर पता चलेगा यार सर्वे समीचीना कहीं सभी तो सही नहीं है। बहुत बढ़िया उत्तर आपको मिल गया। इसका उत्तर है सर्वे समीचीना, यानी इसमें दिए गए जो ऑप्शन आपके सामने है ना, वो सारे ऑप्शन ही क्या है भाई, वो सारे के सारे ऑप्शन ही सही हैं। इसलिए उत्तर तो आपको मिल गया कि सर्वे समीचीना, अर्थात सभी ऑप्शन एकदम सही हैं। लेकिन ये सभी ऑप्शन सही कैसे हैं ये चर्चा करना मेरा काम है। तो सुनिएगा भाई साहब, क्या होता है कि गुण संज्ञा करने वाला जो सूत्र है, आगे हम बात भी करेंगे, वो आपका सूत्र है अदेंग गुणाः। गुण संज्ञा करने वाला सूत्र है अदेंग गुणाः। ये एक और प्रश्न का जवाब मैं आपको दे रहा हूँ। ये कहता है कि अत और एंग की गुण संज्ञा होती है। अत का मतलब होता है दोस्तों ह्रस्व अ, और जो एंग है वो एक प्रत्याहार है। आप सबको पता है कि प्रत्याहार का निर्माण माहेश्वर सूत्रों का कोई अक्षर लेकर के आगे रख देते हैं, जैसे ए रख दिया, और माहेश्वर सूत्रों का कोई अंतिम अक्षर यहाँ रख दिया, वो इत संज्ञक होना चाहिए। तो माहेश्वर सूत्रों में जो भी सूत्र है उसका प्रत्येक हल वर्ण इत संज्ञक होता है, ये भी हमने विस्तार से जान लिया है। तो ए और अंग को मिला है तो एंग बन गया। अब ए से स्टार्ट करके अंग तक जाएंगे तो आपका क्या आएगा, एओंग। एक ही सूत्र इसमें आया है, इसमें आपके 2 स्वर आते हैं, इसलिए अत और एंग का मतलब हुआ ह्रस्व अ और दीर्घ ए और ओ। इन 3 स्वरों को हम क्या कहते हैं, गुण कहते हैं। और गुण संधि में आप क्या क्या करते हो तो वो हमने सीख ही लिया है। कभी ए बनाएंगे, कभी ओ बनाएंगे और कभी अ बनाएंगे, क्योंकि गुण ही 3 हैं। तो गुण करो मतलब कभी अ करो, कभी ए करो, कभी ओ करो। और वो अ आपका 2 भागों में बढ़ जाता था, कभी अर हो जाता था और कभी अल हो जाता था। दूसरा ऑप्शन आप देख रहे हैं, वृद्धि वर्ण कौन है दोस्तों? हमारे पास में एक सूत्र है, वो कहता है वृद्धिरादैच। सूत्र कहता है वृद्धिरादैच, सूत्र है वृद्धिरादैच। संधि करने वाला सूत्र अलग है, संज्ञा करने वाला सूत्र अलग है। ये तो आपको ये बताने आया है कि कौन वृद्धि है, अर्थात किनको वृद्धि कहा जाए। अरे राम कुमार किसे कहा जाए, तो आप मेरी तरफ इशारा करोगे साहब इस आदमी को राम कुमार कहा जाता है। ऐसे ही आप सब अपने अपने नाम लिए हैं, तो नाम लेने से किसी न किसी का तो ज्ञान होता है। कहा ये वृद्धि है, वृद्धि दिया है नाम, ये नाम है, ये संज्ञा है। किसका नाम होता है? तो दोस्तों यहाँ लिखा है आदैच। जैसे वहाँ अदेंग लिखा था ना, वैसे ही यहाँ आदैच लिखा है। आदैच में पहला है आपका आथ
उसके बाद में है एक आपका प्रत्याहार जिसका नाम है ऐच प्रत्याहार। ठीक है भैया। अब आत का मतलब आप समझ गए होंगे, दीर्घ आ है, यहाँ तपरकरण किया हुआ है। और मैंने जब आपको वर्ण विचार का प्रोग्राम पढ़ाया था तब विशेष रूप से बहुत बढ़िया से सिखाया था कि जब किसी स्वर के बाद में हलंत लग जाता हो तो वो अपना ही ग्रहण करवाता है। एक तरह से इसकी शादी हो गई है, ये कहेगा जो मेरा है वो मेरा है, और जो तेरा है जो तेरा है। अब जो तेरा है वो मेरा नहीं, और जो मेरा है वो तेरा नहीं। अब इसका मतलब ये हुआ कि दीर्घ आ के साथ लगा है तो दीर्घ आ के छही वेद या दीर्घ आ का ही ज्ञान करवाता है, इसलिए यहाँ पर दीर्घ आ ही लिया। और इसके अलावा ऐच क्या है? प्रत्याहार है भाई। एंग प्रत्याहार में आप लोग ए ओंग ऐसा बोलते थे, यहाँ आई औच दो ही स्वर इसमें आएंगे, आई औच आई औच। इस प्रकार से वृद्धि वर्ण कौन है? तो वृद्धि वर्ण भी 3 होते हैं, गुणवर्ण भी 3 ही होते हैं। गुणवर्ण आ जाए तो अ ए ओ, और वृद्धि आ जाए तो गुण का बड़ा भाई या गुण की बड़ी बहन होती है वृद्धि, इसलिए अ का बड़ा आ, ए से और बड़ा आई, ओ से और बड़ा औ, ऐसा भी आप याद कर सकते हैं। तो ये भाई साहब हैं गुण, तो और इनके भी भाई साहब जो हैं वो हैं वृद्धि। कहा गुण संज्ञा विधायक सूत्र क्या है? ये देखिए अभी चर्चा ही कर रहा था मैं, और इसको लिख दिया अदेंग गुणः। वास्तव में गुण कौन है? तो कहा अत एंग गुणः, कि अ एंग मतलब ए और ओ, ये 3 जो स्वर होते हैं वो गुण होते हैं, तो ये सभी भी है। तो इस प्रकार से दोस्तों आपका इसका उत्तर मैंने आपने बताया है सर्वे समीचीनाः, अर्थात इस ऑप्शन में यदि परीक्षा में आपको जवाब देना हो तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? सर्वे समीचीनाः। वृद्धि संज्ञा का सूत्र कौन सा है? तो इसको भी मैंने अभी लिख करके आपको बताया भी है कि इसका सूत्र यदि आपसे अलग से पूछ लेता तो आप कहते थे वृद्धि रादेच। वृद्धि संज्ञा करने वाला सूत्र यदि आपसे पूछता तो हम क्या बताते? वृद्धि रादेच। और वृद्धि संधि का सूत्र यदि आपसे पूछ लेता तो फिर आप क्या बताते थे? वृद्धि रेचि। चिंता मत करिए, आगे प्रश्नों में इनकी विस्तार पूर्वक चर्चा की है मैंने, ऐसा कुछ छोड़ा ही नहीं जो आपकी परीक्षा उपयोगी हो। क्यों भाई, लग रहा है ना आप सभी को? चलिए कमेंट्स करके बताइएगा अगला प्रश्न का जवाब क्या है। और अभी शेयर नहीं किए हो, लाइक नहीं किए हो, जैसे वीडियो को देखना स्टार्ट करते हो भाई लाइक तो कर ही दिया करो। चलते फिरते यूट्यूब की दुनिया में राम कुमार कहीं दिख जाए तुरंत वहीं आप इसको लाइक कर दिया करो। अगला प्रश्न है, जल्दी से जवाब देंगे, जो पहले जवाब देगा उसको मिलेगी शानदार शाबाशी। और तो क्या दे सकता हूँ मैं। कस्मिन् विकल्पे गुण संधि कार्यम न अभवत। अब हम गुण संधि के पीछे पड़ गए हैं। आइए साहब, गुण संधि में वो ही उदाहरण मैंने यहाँ लिए हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको परीक्षा का सवाल देंगे। कहा कि किस विकल्प में गुण संधि का सही प्रयोग नहीं किया गया है? या तो गुण संधि नहीं है, गुण संधि है तो गलत की हुई है, तो गलत वाले को छांटना, वही आपका उत्तर हो जाएगा। रमा आ है, ईशह में दीर्घ ई है, आ और ई दोनों स्वरों के स्थान पर एक स्वर हो गया, बताइए क्या हो गया? वो ए, रमेश, मतलब सही है। राम प्लस अयनम, आगे अ पीछे अ और अ मिलके क्या हो गया? आ, शब्द बना रामायण, है तो सही। देखते हैं, लता प्लस इव, आ, इव में ई रस्व होता है, दोनों के स्थान पर ए बना लिया, बिल्कुल सही है। गुड़ाका प्लस ईसा, गुड़ाका प्लस ईस, आ है, दीर्घ ई इसमें होता है, ए बना लिया, ये भी ठीक है। बोला उत्तर कौन है? जल्दी से बताओ कमेंट्स करके। सारे चारों ऑप्शन सही हैं, लेकिन प्रश्न में जो पूछा है उसके आधार पर आपको उत्तर बताना है कि किस विकल्प में गुण संधि कार्य नहीं हुआ है, यानी गुण संधि कार्य एक में नहीं हुआ है। बहुत बड़ी देखो, कुछ लोग तो क्या पकड़ लेते हैं, आप सब जैसे विनोद जी हैं, यादव साहब हैं, चौधरी साहब हैं, आप सब तो क्या है कि पकड़ लेते हैं, लेकिन भाई साहब कुछ लोग नहीं पकड़ पाते कि यार सारे ऑप्शन सही है, प्रश्न ही गलत है। लेकिन इस प्रश्न में क्या पूछा आपसे कि गुण संधि का कार्य किसमें नहीं हुआ है? तो आपको पता है कि राम प्लस अ में अ प्लस अ बराबर जो आपने आ बनाया है वो गुण संधि का प्रोग्राम नहीं है, वो वास्तव में किसका प्रोग्राम है? दीर्घ संधि का प्रोग्राम है, इसलिए यहाँ सवर्ण दीर्घ संधि है। अब यहाँ कुछ लोगों के दिमाग में चल रहा है कि साहब न कोना कैसे हो गया? तो प्यारे साथियों, पहले अयनम में नहीं था, जैसे राम को जोड़ा तो रामायण में हणा कैसे हो गया? आ जाओ, इस विज्ञा का समाधान भी मैं यही कर देता हूँ। याद रखिएगा, जब कोई शब्द हो, जैसे ये शब्द है एक, अभी अलग था, अब ये पूरा क्या बन गया? एक शब्द बन गया। तो जब किसी शब्द में न आ जाए और उस न को आपका मन करे कि यार मैं इसको न कर दूं, तो 2 बातों का विशेष ध्यान रखेंगे आप। या तो उस न से पहले उस शब्द में र हो या फिर मूर्धन्य शकार हो। याद रखिएगा, न से पहले या तो र हो या मूर्धन्य श हो। तो र और श के बाद में यदि न दिखाई दे किसी एक शब्द में, तब आप उस न को क्या कर सकते हैं? अणा कर सकते हैं। उदाहरण के लिए आ जाइए, यहाँ अयनम था, अयनम में न तो था, लेकिन अयनम में आगे न तो र था ना मूर्धन्य श था। लेकिन जैसे आपने राम को अयनम के साथ लिया, अब आपका एक शब्द बन गया रामायण। अब देखिए साहब, यहाँ पर न कोण क्यों हो गया? क्योंकि आगे क्या है? रह। इसी प्रकार से कई सारी जगह से कार्यक्रम आपके होते हैं। आपने रामायण में राम शब्द से तृतीय एकवचन में क्या बनाया था? रामीन। तो न कोण क्या हो जाता? क्यों हो जाता है? क्योंकि यहाँ आगे क्या है? रह। इसी तरह से कई सारे ऐसे उदाहरण आपको मिल जाएंगे जिसमें मूर्धन्य शकार, जैसे पुष्ट करने का भाव पोषणम, यहाँ लुट प्रत्यय में अनम होता है, लेकिन मूर्धन्य शकार के बाद न होने के कारण इसको क्या हो जाता है? हणा हो जाता है। उसी प्रकार से शुष्ट धातु से रूप बनता है शोषणम,
यहाँ भी ण क्यों हो गया? क्योंकि आगे मूर्धन्य सकार है। द्वेषणम, इस प्रकार से दोस्तों कई सारे शब्द ऐसे होते हैं। खरदूषण, दूषण होता है दूषण, तो दूषण में भी क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ भी मूर्धन्य सकार है। हालांकि कुछ व्यवधान हो तो वहाँ नहीं होता है, वो चीज़ें हम आगे बढ़ेंगे तो बात करेंगे। अभी सामान्य मैंने आपको बता दिया है कि र और मूर्धन्य श के बाद में यदि न हो तो उसको णत्वकारी हो जाता है। दोस्तों इसमें भी गुण संधि थी, इसमें भी गुण संधि है, इसमें भी गुण संधि है, पर इस वाले में दीर्घ संधि है, तो ये गलत है, गुण संधि का उदाहरण नहीं है। लेकिन ये है इंपॉर्टेंट उदाहरण, ये आप भी जानते हैं, चाहे आप हिंदी भाषा में बात करें चाहे संस्कृत भाषा में बात करें। इसलिए मैंने इसको उदाहरण में लिखा कि उदाहरण अलग भी लेवें तो कुछ ऐसा लेवें जो आपकी परीक्षा के काम का हो। प्रश्न को जल्दी से पढ़ो, समझो, और बाकी ऑप्शन पढ़ो, समझो और जल्दी से जवाब दे दो। और भैया जल्दी से लाइक और शेयर भी कर दो। गुण संदेह उदाहरणम नास्ति, गुण संधि का उदाहरण नहीं है। वैसा ही प्रश्न मैंने फिर ले लिया, क्योंकि मैं चाहता हूं कि कुछ ऐसे उदाहरण गुण संधि के आपके सामने हो जिनको पढ़ करके आपका अभ्यास भी हो जाए, मूल्यांकन भी हो जाए, और आपको पढ़कर लगे यार ये तो गुरुजी वास्तव प्रश्न आने का वो है, ये तो आएगा साहब। तो गुण संधि का उदाहरण किस में नहीं है? चलो साहब करते हैं बात, जल्दी से जवाब दे दीजिए आप। पहले उत्तर आपका, क्योंकि मैं पहले व्याख्या करना बैठ जाऊंगा तो फिर वो प्रश्न की श्रृंखला का जो स्वाद है ना, जैसे कुछ देने पर उसको खाने के बाद जो स्वाद आता है वो नहीं आएगा। तो मैंने दे दिया और फिर मैं ही खा जाऊंगा तो मज़ा कैसे आएगा? जल्दी से सूर्य प्लस उदया सूर्योदय, कृष्ण प्लस रिद्धि कृष्णर्धि, वधु प्लस उल्लास वधुल्लास, तव प्लस लिकार तबलकार। बताइए साहब क्या होगा इसमें? जल्दी से बता दीजिए मुझे आप, इसमें क्या होगा? बता दीजिए, बता दीजिए। बहुत बढ़िया प्रश्न है, ध्यान गया होगा आपको। मैंने कुछ मिटाया है उसकी तरफ, आप देख रहे हैं कि फाड़ फाड़ के उत्तर क्या है है कि नहीं? चलो भैया बहुत बढ़िया, मिल गया उत्तर। प्रश्न का उत्तर क्या है? इस ऑप्शन के आधार पर आप पकड़ लिए होंगे। प्रश्न का उत्तर है आपका स। क्यों है ये स उत्तर? वो इसलिए है दोस्तों क्योंकि प्रश्न में आपसे क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि किस में गुण संधि का कार्य नहीं हुआ है। तो सूर्य प्लस उदय में अ और उ मिलकर के ओ हो गया, सूर्योदय बन गया है। इसी प्रकार गंगा प्लस उद्गम गंगोद्गम बन जाता है। कृष्ण प्लस रिद्धि में अ और री के गुण कार्य आपने किया। याद रखिएगा गुणवर्ण अ होता है, अर नहीं होता। लेकिन यह री के साथ जब भी आप गुण कार्य करते हैं तो वह अकेला नहीं आता, र को लेकर आता है। इसलिए रूप बना कृष्णर्धि, तावृद्धि होता तो तावृद्धि, राजऋषि होता तो राजर्षि, महर्षि होता तो महर्षि। इस प्रकार से शब्द बनते हैं। वधु प्लस उल्लास, यहाँ भी दीर्घ उ, यहाँ ह्रस्व उ, दोनों के स्थान पर दीर्घ उ हुआ। संधि कार्य तो एकदम सही है, लेकिन प्यारे साथियों गुण संधि का उदाहरण नहीं है, ये वास्तव में दीर्घ संधि का उदाहरण है। कई बार हम प्रश्न को ध्यान ही नहीं देते, हम तो बस ये करने में लग जाते हैं यार चारों ऑप्शन सही है, सही से रूप बना रखा है, फिर भी इन्होंने परीक्षा में ये प्रश्न क्यों डाला? ये तो डिलीट होगा भाई साहब, ये पता ही नहीं कि आपके दिमाग से भी कुछ डिलीट हो रहा है, आपका ध्यान किसी एक विशेष की ओर नहीं जा रहा है। तव प्लस लिकार में अ है, लरी है, अ और लरी में करोगे तो गुण तो क्या होगा? अ होगा, लेकिन लरी के होने पर साथ में ल लेकर जाएगा तो शब्द क्या बना आपका? तबलकार। मम प्लस लिकार होता तो ममलकार बनाते। तो भैया गुण संधि के बाकी तीनों उदाहरण भी इंपॉर्टेंट हैं, और वृद्धि दीर्घ संधि का जो मैंने बीच में उदाहरण दिया है जिसमें गुण संधि का कार्य न होकर दीर्घ संधि का कार्य है, सवर्ण दीर्घ संधि का कार्य है, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। वधु में दीर्घ उकारांत ही होता है, इस बात का विशेष आप ध्यान रखिएगा। उल्लास उत्सव आदि जो शब्द है उनमें ह्रस्व उ होता है। ऊर्मी, ऊर्जा, ऊषरह, ऐसे कई सारे शब्द हैं जिनमें दीर्घ उ होता है। अगला प्रश्न और भी जोरदार है, धांसू है, फाड़ू है, भयंकर है। चलो तैयार हैं आप जवाब देने के लिए? कुत्र न वृद्धि संधि, कहाँ वृद्धि संधि नहीं है? मैं चाहता हूं कि सारे के सारे उन उदाहरणों की खिचड़ी पक जाए आपके दिमाग में जो परीक्षा में आने लायक हैं। कृष्ण प्लस एकता कृष्णैकता, राका प्लस ईशः राकेशः, सा प्लस ऐशा साईसा, और गंगा प्लस ओगह गंगौगह। ऐसा कौन सा उदाहरण है जिसमें वृद्धि संधि न होकर कोई और संधि है, या हो सकता है कि वृद्धि संधि का भी सही रूप ना हो? जल्दी से जवाब दे दीजिएगा। इसको कर डाला तो लाइव झिंगा डाला। जवाब देने के साथ साथ बैठे मत रहिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दो वापस जा करके, और एक बार इसका लिंक कॉपी करके व्हाट्सअप, फेसबुक, ट्विटर, हर जगह, टेलीग्राम, सबको भर डालो। संस्कृत सरस्वती परिवार को विश्व परिवार बना डालो। कृष्ण प्लस एकता, यहाँ है ए, यहाँ है आई, हो गया भैया? आ ई आ ए आ ओ, इस प्रकार से है। बहुत बढ़िया, मिल गया सभी को। तो राका प्लस इस राकेश बना है, रूप तो एकदम शुद्ध है, लेकिन वास्तव में ये क्या है? गुण संधि का उदाहरण है, वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है। बोला साहब वृद्धि संधि होती कैसे है? तो आइए इसकी भी हम चर्चा कर लेते हैं। प्यारे साथियों, वृद्धि करने वाला सूत्र है वृद्धि रेचि। वृद्धि संज्ञा बताने वाला कि कौन कौन वृद्धि वर्ण है। तो वृद्धि वर्ण तो आपने वृद्धि राधे से पढ़ लिया। आ वृद्धि वर्ण होता है, आई वृद्धि वर्ण होता है, और जो आउ है वो सब वृद्धि वर्ण है, यानी बूढ़े वर्ण है।
तो जब भी आप वृद्धि संधि करोगे तो या तो आ बनाओगे। हाँ, ये अलग बात है कि आ भी दो भागों में बढ़ जाता है, कभी आर हो जाता है और कभी आल हो जाता है। जैसे गुण संधि में अ प्लस री को आप अर बना रहे थे, यहाँ पर भी अ या आ के बाद में ह्रस्व दीर्घ री रहेगा तो कभी कभी आर भी बनेगा। उसी प्रकार से री होगा तो कभी आल भी बनेगा। हालांकि सामान्य संधि के उदाहरणों में कहीं पर भी आपको आल बना के नहीं देगा, ऐसा चांस आपको ज़िंदगी में मिलेगा नहीं, है ना। नीट भर्ती परीक्षा की तैयारी यदि आप कर रहे हो तो वहाँ तो ऐसा कोई चांस आपको मिलता नहीं है। हाँ, अपवाद जो होते हैं उनमें आर आदि आप जो वृद्धि आप करते हो ना, तो वहाँ पर थोड़ा आपको उप प्लस री क्षति, उपार क्षति ऐसे होते हैं कुछ उदाहरण, है ना। कम्बलार्णम, देवार्णिराणम, ऐसे कुछ उदाहरण आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर विशेष में आवश्यकता है। बाकी विशेष जो आपका होता है वो आई और औ का वृद्धि कार्यक्रम होता है। तो सा प्लस ऐसा साइशा। अब हम बात कर रहे थे कि वृद्धि संधि होती कैसी है, तो याद रखिएगा वृद्धि संधि करने का जो सूत्र है उसका नाम है वृद्धि राइची। वृद्धि बताने वाला तो वृद्धि रादैच है, लेकिन वृद्धि संधि करने वाला जो आपका सूत्र है उसका नाम है वृद्धि रेची। अब ये क्या कहता है, तो पहले सूत्र आपसे गुण संधि का क्या कह रहा था कि ए और आ के बाद में कौन कौन आ जाए, छोटे वाले चार भाई साहब आ जाए, ई आ जाए, ऊ आ जाए, री आ जाए और री आ जाए। तो छोटों के साथ आपने गुण संधि कर ली, कोई बात नहीं। बड़े आ जाएंगे तो बड़ों के साथ बड़ी संधि कर लेंगे। तो बड़े कौन बचे, कहा कि ए आ जाए, ओ आ जाए, या फिर आई आ जाए, या फिर औ आ जाए। ये चार स्वर बच गए ना भी। अच्छा, ए के बाद या आ के बाद में ए और आ तो हो नहीं सकता, क्योंकि ए और आ के बाद में तो हमेशा दीर्घ संधि होनी है। वो तो सबकी बाप है ना, बाहुबली है। वो तो कहेगा कि हमारे एरिया में कोई गुस्ताखी करने की कोशिश करेगा तो उसको नेस्ता नाबूद कर देंगे हम, तो वो तो हमेशा फिक्स है। अब 8 स्वर और बचे आपके पास में, ई ऊ रिल री, चार बच गए छोटे वाले। कहा कोई बात नहीं छोटो, टेंशन मत करो, आप गुणी लोग हो तो गुण संधि कर देंगे। फिर जब बोला साहब ए ओ आई ओ ये बड़े हैं, इनके में क्या किया जाए, बोले कोई दिक्कत नहीं, वृद्धि कर देंगे। तो ए और आ के बाद में ए हो, ओ हो, आई हो, औ हो, तो वृद्धि संधि होती है, अर्थात पूर्व और परवर्ण के स्थान पर वृद्धि वाले वर्ण आ जाते हैं। अब वृद्धि वर्णों में तो या तो आई आएगा या औ आएगा, या फिर आ और आर और आल आ सकता है, लेकिन वो यहाँ सादा में काम नहीं आते। इसलिए कहते हैं कि ए और ए को मिलाओगे तो कौन आएगा, आई आएगा। ए प्लस ओ को मिलाओगे तो कौन आएगा, औ आएगा। ए और आई को मिलाओगे तो भी वापस आई आएगा, और ए और औ को मिलाओगे तो भी वापस औ आएगा। इस प्रकार चार स्वरों में संधि करने पर वृद्धि संधि में या तो आई बनता है या औ बनता है। ठीक है भैया, तो इसमें वृद्धि संधि नहीं है। पहली बात क्यों नहीं है, क्योंकि ए और आ तो आगे है, लेकिन पीछे छोटा स्वर है, यानी जो सामान्य मूल स्वर है उनमें से स्वर है आपका यहाँ ए ओ आई औ है ही नहीं। तो ये आपका गुण का प्रसंग है, इसमें आपकी गुण संधि है, इसमें आपको जो है वृद्धि संधि नहीं करनी है। अब यहाँ आ जाइए साहब, देखो ए प्लस ए है ना, तो ए और ए मिलेगा तो आई बनेगा, तो बन गया कृष्णायिकता। सा में आ है, यहाँ ए है, इस प्रकार आ और ए मिलेगा तो भी बनेगा आई साई सा। इसी प्रकार से गंगा में आ है, ओघ में ओ है, तो दोनों को मिलाकर यहाँ बनेगा गंगा उगह। इसी प्रकार के कई सारे अच्छे उदाहरण हैं, निश्चिंत रहिएगा, बारी बारी से सब आपके सामने आते जाएंगे, बस आप शेयर करते जाइएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोर लगाओ भाई। मुझे याद है पहली क्लास से दूसरी क्लास के दिन टेस्ट में हमारे 1000+ लोग हो गए थे, है ना। तो कोशिश करें, हम परिवार को बड़ा बनाने का सोच रहे हैं। डेली हमारे 1000 सब्सक्राइबर भी बढ़ रहे हैं, ऐसी बात नहीं है आप लोगों सहयोग से, लेकिन वो 1000 पता नहीं सब्सक्राइब करके कहाँ चले जाते हैं, कौन सी दुनिया में खो जाते हैं, तारामंडल के कौन से नक्षत्र और तारे के पीछे छुप जाते हैं, है कि नहीं, जुगनू की तरह। बुला के लाओ सबको, कहा सब्सक्राइब करते हो तो पढ़ो भाई। टेलीग्राम पे हमारे 6-7 हज़ार लोग जुड़े हैं, और 6-7 हज़ार लोग यदि हमसे लाइव नहीं पढ़ेंगे, साक्षात आकर नहीं चर्चा करेंगे, आमने सामने आने की हिम्मत नहीं करेंगे, तो आप लोग सीखेंगे कैसे। आइए पढ़िए, शेयर कीजिएगा। कुत्र वृद्धि संधि नास्ति, वो जो प्रश्न आपके इंपॉर्टेंट है उनको मैंने यहाँ समेट लिया है। वापस मेरा प्रश्न है आपसे, कुत्र यानी कहाँ, वृद्धि संधि यानी वृद्धि संधि का कार्यक्रम नास्ति यानी नहीं किया गया है। तो जहाँ वृद्धि संधि नहीं है उस ऑप्शन को आपको छांट के बताना है, वही आपका उत्तर हो जाएगा। बहुत बढ़िया। कृष्ण प्लस औत्कंठ्यम, कृष्णाउत्कंठ्यम, क्या यह वृद्धि का उदाहरण नहीं है। अत्र प्लस एव, अत्रैव, क्या यह वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है। मधु प्लस उत्सव, मधुत्सव, क्या ये वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है। प्र प्लस औद्योगिकी, प्रौद्योगिकी, या फिर ये संधि का उदाहरण नहीं है। कौन नहीं है वृद्धि का उदाहरण, पूछता है भारत। जल्दी से बता दीजिए आप। बहुत अच्छे, कमेंट्स की बरसात होनी चाहिए। जितनी दुनिया हमको देख रही है सबको उत्तर आना चाहिए, नहीं आए चाहे आए, उत्तर तो बताना ही चाहिए। गाना आए चाहे ना आए, गाना चाहिए, उत्तर आए चाहे ना आए, उत्तर बताना चाहिए। चलिए साहब, बढ़िया जवाब मिलने आप सब। मधु प्लस उत्सव, मधुत्सव में वृद्धि संधि का कार्य नहीं हुआ है, यहाँ सवर्ण दीर्घ संधि का कार्य हुआ है। इसलिए परीक्षा में यदि ऐसा कोई प्रश्न आपसे करता है कि कहाँ पर वृद्धि संधि नहीं है, तो आपका ही हो जाएगा। बाकी उदाहरणों को भी पढ़ें भाई, बहुत मेहनत से लिखे हैं आपके लिए। कृष्ण प्लस औत्कंठ्यम,
अ है पूर्ववर्ण, परवर्ण। अच्छा, पूर्व पर तो आप समझते होंगे, पहले का जो प्लस से पहले का जो अक्षर है, यानी प्रथम शब्द का जो अंतिम स्वर है वो आपका पूर्व स्वर है, और द्वितीय जो शब्द है उसका प्रथम स्वर है वो आपका पर स्वर है। तो पूर्व और पर जो स्वर हैं, अ और औ को मिला करके देखिए क्या कर दिया, यहाँ पर औ कर दिया। कृष्ण औत्कंठ्यम हो सकता है, कृष्ण औदार्यम कृष्ण औदार्यम हो सकता है, राम प्लस औदासीन्यम रामो उदासीन्यम हो सकता है। इस प्रकार के अन्य उदाहरण भी हैं। अत्र प्लस एव, यहाँ अ है यहाँ ए है, दोनों मिलेंगे तो क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। अत्र प्लस एव अत्रैव, मम प्लस ऐव मवाइव। इस प्रकार से सामान्य जहाँ जहाँ भी अ और ए का मामला होगा, तथा प्लस एव तथैव बहुत अच्छा उदाहरण है, क्योंकि किताबों में बहुत अधिक देखने को मिलता है। लेकिन मधु प्लस उत्सव में कौन है, दीर्घ संधि है। प्र प्लस औद्योगिकी वही प्र और औ है, आगे आप जब करेंगे तो दोनों के स्थान पर क्या हो गया, प्रौ। इस प्रकार से आपका ये भी उदाहरण हो जाता है। बढ़िया सीख रहे हैं आप, बहुत अच्छी बात है। अगला प्रश्न मैं आपके लिए लेकर आता हूँ, और भी अच्छा, और भी कुछ अन्य विशेष उदाहरणों के साथ जो आपकी परीक्षा में आपके बनेंगे सारथी। जैसे महाभारत के युद्ध में अर्जुन के सारथी भगवान श्री कृष्ण बने, वैसे ये प्रश्न आपकी परीक्षाओं में आपके सारथी बनेंगे, आपके नैया को पार लगवाएंगे भैया। चलो बताइए जल्दी से, कृष्ण औत्कंठ्यम, क्या यहाँ वृद्धि संधि नहीं है। अत्र प्लस एव, यहाँ वृद्धि संधि नहीं है। अच्छा, ये तो हो गया था, अपना आगे लेते हैं, दूसरा प्रश्न लेते हैं। अब कुछ ऐसी जगह भी है जहाँ पर वृद्धि संधि में विशेष कार्य होते हैं, और वो चीज़ें आपको ध्यान में होनी चाहिए। याद रखिएगा दोस्तों, एक विशेष बात मैं आपको और बता देता हूँ कि पूर्व रूप और पररूप संधि को यदि आप अब तक नहीं समझे हैं तो क्या पता ये बात आपको पचे नहीं, लेकिन यदि आप विशेष रूप से इन दोनों संधियों को समझ गए हों कि पूर्व रूप क्या होती है और पररूप क्या होती है, तो हकीकत में जो पररूप होता है वो एक संधि का अपवाद होता है ना। कहीं कहीं वृद्धि संधि के प्रसंगों में पररूप संधि आपकी प्राप्त हो जाती है, कहीं कहीं वृद्धि संधि प्राप्त होती है, यानी अ के बाद में ए ओ ऐ औ होने पर वृद्धि संधि का सूत्र जाता है वृद्धि रेची और कहता है यार देख ये तो मेरा इलाका है, यहाँ तो ए ओ ऐ औ स्वर आ गए हैं, तो भैया मुझे काम करने दे। तो वृद्धि संधि का बाधक कौन होता है वैसे देखा जाए तो पररूप। पररूप क्या कहता है, पररूप कहता है मुझे दो स्वर चाहिए, ए और आ के बाद में जो भी उपसर्ग संबंधी मामला हो तो आगे उपसर्ग का ए और आ रहता है, और उसके बाद में केवल ए और ओ, ये दो ही स्वर चाहिए इसको। बोला यार मुझे तो दो ही स्वर चाहिए, ज़्यादा भी नहीं चाहिए मुझे, दो में भी तू जो है आनाकानी कर रहा है। तो कहा कि उपसर्ग संबंधी ए और आ के बाद में ए और ओ जो है आपके धातु संबंधी कोई आपके विशेष ए और ओ हो, यानी कोई धातु रूप जो ए से स्टार्ट हो रहा हो, एजते, एलयति, एशयति, और ओ से स्टार्ट हो रहा हो, ओशयति, है ना, ओ, इस प्रकार से। तो कहा कि भैया वृद्धि में तुझे नहीं करने दूंगा। तो वृद्धि का अपवाद कौन है, वास्तव में पररूप है। लेकिन क्या होता है कि पररूप से भी कहते हैं कि देख यार वृद्धि का इतना बड़ा दिल था, है ना, उसमें भी तुमने कंडीशनली कि उपसर्ग संबंधी ए और आ के बाद में यदि ए और ओ हो धातु का, तो फिर ठीक है वृद्धि तो और जगह भी हो जाएगी। तो पररूप तुझे इसने दिल बड़ा करके इतना क्षेत्र तुझे दे दिया, तो क्या तू थोड़ा दिल बड़ा नहीं कर सकता। तो पररूप संधि से आपने फिर वापस कुछ विशेष उदाहरण आपने मांग लिए, और कहीं कहीं पर पररूप को रोक करके पुनः बताइए क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। ऐसे भी कुछ ही स्थल हैं, वैसे सामान्य प्ररूप का जहाँ मामला होता है वहाँ पररूप होती है। तो मैं आपको इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि कहीं कहीं सामान्य वृद्धि संधि तो नॉर्मल होती है, अ और आ के बाद में ए ओ ऐ औ मिलेंगे तो वृद्धि संधि होगी। लेकिन कहीं कहीं जहाँ उपसर्ग संबंधी ए और आ जाए मान लो, और पीछे धातु संबंधी ए और ओ दो ही स्वर हों, तो वहाँ पर पररूप संधि है, तो वृद्धि को पहले पररूप बांधती है। लेकिन पररूप में भी इस नियम में भी जो मैंने नियम बताया आपको कि उपसर्ग संबंधी ए और आ के बाद धातु का कोई ए और ओ आ जाए, उसमें भी किन्हीं स्थानों पर वापस वृद्धि हो जाती है, ताकि वृद्धि को बुरा भी नहीं लगे, देखो मैंने किसी को दिया उसने भी थोड़ा मुझे दिया, है कि नहीं। अब वृद्धि कहाँ कहाँ हो सकती है, उस हिसाब से यहाँ अपवाद मांगा है। तो जहाँ जहाँ पररूप को बात करके वापस वृद्धि संधि हो जाती है, वही पररूप का वापस अपवाद हो जाएगा। अब मुझे उत्तर बताइए आप, प्र प्लस एति प्राइति बना, अब आई बना है तो निश्चित रूप से यहाँ वृद्धि संधि है। उप प्लस एति उपायति बना तो निश्चित रूप से यहाँ वृद्धि संधि है। उप प्लस एदते में उपायते डबल मात्रा का बना, इसका मतलब निश्चित रूप से यहाँ वृद्धि संधि है। जबकि आप लोग देख रहे हो आगे उपसर्ग संबंधी अ है, उपसर्ग है, और पीछे धातु में एति, एति मतलब जाता है, एति इतः यन्ति, एति इतः यन्ति, इन धातु के रूप हैं दोनों। और एद धातु जो आत्मनेपद में चलता है, एदते, एधेते, एधन्ते, ये भी धातु का है। तो उपसर्ग हो आगे जिसमें ए और आ हो, और उसके बाद में ए हो, तो सामान्य पहले कौन सी संधि आई होगी, वृद्धि संधि, भागी भागी आई होगी। फिर उसको दोस्तों विशेष रूप से पररूप ने पकड़ लिया, बोला रुक जाओ भाई, रुक जाओ, उपसर्ग संबंधी ए और आ हो और धातु का कोई ए और ओ हो, तो भैया थोड़ा मुझे भी दो। तो ये वास्तव में पररूप का प्रसंग था। लेकिन फिर वापस वृद्धि ने इसको रोक दिया, कहा सुनो कि भाई साहब यदि आगे उपसर्ग संबंधी कोई भी ए और ए आ जाए और दो धातुओं का रूप विशेष कर से
कितनी धातु का रूप? दो धातुओं का रूप। एक तो इण धातु का कोई रूप हो या फिर एद धातु का रूप हो। ये दो धातुएं से मान ली एते धत्युर्सु सूत्र आपने नाम सुना होगा। वो कहता है कि इण धातु का रूप एति हो, एद धातु का एदते एदते एधनते रूप हो, तो वहाँ पर फिर जो पररूप दादागिरी करना चाहेगा तो नहीं पार पड़ेगी। यहाँ तो वापस हमको क्या चाहिए? वृद्धि चाहिए, और ये वापस पररूप को बात कर वृद्धि। तो हकीकत में तो वृद्धि प्राप्त थी, हुई भी है, लेकिन सीधी नहीं हुई है। वृद्धि को पररूप ने बांधा, एंगी पररूपम भागा भागा आया। उसको भी कहा देख रुक जा यार, उसने तो दिया था, वापस ले रहा हूँ मेरा, इसमें क्या हो गया? तो दो धातु में ले ली। बोले क्या हो गया? दो धातु में ले ली। तो ए से स्टार्ट होने वाली इण और एद धातु को मांग लिया और कह दिया कि यहाँ पर तो भैया वृद्धि ही होगी। इसलिए लिखा है कि पररूप का यहाँ अपवाद किसमें है? यहाँ भी पररूप प्राप्त था, वापस इस वृद्धि कर दी। पररूप प्राप्त था, वृद्धि कर दी। पररूप प्राप्त था, वृद्धि कर दी। इसका मतलब सर्वे, इस ऑप्शन में आपका जो उत्तर हो जाएगा। समझ में तो आ गया ना? पहले वृद्धि हो रही थी, पररूप ने बाधा, फिर पररूप को रोक करके वृद्धि ने किया। दो धातुओं के लिए विशेष आपने रिजर्वेशन कर दिया कि नहीं, इन दो धातुओं में तो आपको वृद्धि करनी है। यदि आप लोग सूत्र में रुचि रखते हैं तो आपको एक सूत्र याद होगा, एते धत्युर्सु। एते धत्युर्सु कहता है इण और एद धातु संबंधी ए पर में हो, है ना? इण धातु के रूप है दोनों, ये एद का रूप है। और ऊह शब्द यदि पर में हो तो वहाँ पर चाहे गुण हो या वृद्धि पररूप प्राप्त हो, हम तो भैया वृद्धि संधि करेंगे आंख बंद करके। इसलिए इण धातु का एति मिला तो वृद्धि कर दिया, यहाँ वृद्धि कर दिया, यहाँ कर दिया। अन्य उदाहरण यदि आप समझना चाहो, सुनना चाहो तो आपने नाम सुना होगा, प्र प्लस ऊ है। ये देखिए ऊह शब्द पर में है। अब यहाँ तो पररूप प्राप्त नहीं, गुण प्राप्त है। अरे आपने बनाया ना पर प्लस उपकार परोपकार, तो यहाँ अ है, ऊ है, भागा भागा कौन आया? गुण आया। अब यहाँ तो वैसे वृद्धि का प्रसंग था ही नहीं, हकीकत बात तो ये है, लेकिन ज़बरदस्ती कर देते हैं। तो आपने गुण को बांधा, कहा कि चुप रहे गुण, अभी मेरा मामला है। मैं तो बोला था ना आपको कि भैया ऊह शब्द मिलेगा तो वृद्धि करूँगा, तो मैं तो करूँगा। तो अ और ऊ की गुण होता ओ, लेकिन यहाँ हो जाएगा औ, और इस प्रकार से आपका शब्द बन जाएगा प्राहु। समझ गए क्या? चलो, तो उत्तर सभी हो गया। अगला प्रश्न और भी बढ़िया है, क्योंकि कुछ विशेष नियम है। मैं चाहता हूँ कुछ छोड़ू नहीं आपको, सारे के सारे नियम दूँ। आप तो भैया बस शेयर करते जाओ और बढ़िया बढ़िया प्रश्नों को सुनते जाओ, देखते जाओ। ये देखो वहाँ पर रूप में के उदाहरण थे, अपवाद थे, इसलिए मैंने वहाँ अपवाद उसमें ले लिया। होता क्या है कि किन्हीं जगहों पर वृद्धि संधि प्राप्त होती है, मान लो, या रोक लिया, या फिर वृद्धि संधि प्राप्त ही नहीं है, उसका प्रसंग ही नहीं है, फिर भी ज़बरदस्ती दादागिरी करके नहीं मैं तो वृद्धि संधि हूँ, मेरा नाम तो बड़ा है, और बड़े लोग तो बड़े लोग होते हैं भाई साहब, तो बोला कि मैं तो ये काम करूँगा तो करूँगा। तो ऐसे कुछ नियम हैं जिनके आधार पर हम 7 स्थानों पर विशेष रूप से व्याकरण में सूत्र या वार्तिक पढ़े गए हैं, उनमें से हम क्रमशः चर्चाएं कर रहे हैं ताकि आप गलत नहीं करो। अभी भी मैं आपको देखो एक उदाहरण और बोल रहा था ना कि उपसर्ग संबंधी ए और आ के बाद में, यानी ए और आ के बाद में इण धातु का रूप हो, एद धातु का रूप हो, या ऊह शब्द पर में हो, तो यहाँ पर देखो दोनों जगहों पर तो क्या होता है? एति बनता है, यहाँ एदते बनता है। तो ए में तो क्या है? पररूप का मामला था, गुण होता नहीं है, तो वो पररूप के अपवाद थे। लेकिन जहाँ ऊह पर में होगा तो वहाँ तो ए और ऊ मिलकर के गुण ओ होना चाहिए ना, लेकिन हम रोक देंगे, बोलो ना ऊह शब्द आया है, ये अपने आप में विशेष तर्क, इसका अर्थ होता है विशेष तर्क। ऊह मतलब तर्क, थोड़ा अच्छे उसके संबंध में आता है। तो जहाँ जहाँ ऊह शब्द पर में होगा, चाहे वो उपसर्ग संबंधी ए हो, चाहे आ हो, चाहे ना हो, दोनों ही स्थितियों में कोई भी शब्द संबंधी ए हो और आ हो सकता है। जैसे देखो पृष्ठ में तो ए है, वो आपका उपसर्ग का भी नहीं है, तो ए के बाद में ऊ था, हकीकत में तो गुण होना चाहिए ना, गुण होना चाहिए ना भाई। और गुण में आपको पता है क्या होता है? ये हकीकत में रूप आपका ये होना चाहिए, पृष्ठ प्लस ऊ है, एक ही मात्रा वाला ओ होना चाहिए और पृष्ठोह शब्द बनना चाहिए। लेकिन नियम है कि ए और आ के बाद में यदि ऊह शब्द पर में हो तो गुण को रख दो बंद पिंजरे में। कहा वृद्धि करना हमको, तो यहाँ कौन संधि हो गई? वृद्धि संधि हुई है। बनना क्या चाहिए था? पृष्ठोह है, बोला नहीं बनने देंगे। इसी प्रकार से भार प्लस ऊ है, हकीकत में तो गुण संधि होनी चाहिए थी, भारोह बनना चाहिए था, लेकिन नहीं कि वह ऊ शब्द है ना, तो वृद्धि करेंगे। विश्व प्लस ऊहा में वश्वाह करेंगे, यहाँ भी गुण संधि है, तो तीनों में ही गुण का अपवाद है, इसलिए आपका उत्तर क्या हो जाएगा? सर्वे। यहाँ हकीकत में देखा जाए तो पृष्ठोह है, भारोह है, विश्व है, ऐसा गुण संधि का कार्यक्रम होना चाहिए था, लेकिन उसने मना कर दिया। एति धत्युर्सु ने कहा कि ना बाबा ना, चाहे मुझे कुछ नहीं पता कैसे भी करना पड़े आपको, पर मुझे तो यहाँ वृद्धि ही चाहिए। इण धातु का रूप हो, एद धातु का, इण धातु का एति रूप हो, एद धातु का एद रूप हो, और ऊह शब्द पर में हो, तो वहाँ पर चाहे पररूप संधि प्राप्त हो, चाहे गुण संधि प्राप्त हो, आई डोंट केयर, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है, मैं तो भैया यहाँ वृद्धि संधि ही करूँगा। आगे बात समझ में ला लूँ, आगे बढ़ जाएँ। आप कहें तो बहुत बढ़िया, आप सीख रहे हैं तो सीखते जाइएगा। शेयर आपने नहीं किया है अभी तक, आपने इसको शेयर नहीं किया है अभी तक, आपने इसको लाइक नहीं किया है, जल्दी करें, अपने नन्हे नन्हे कोमल कोमल हाथों से जल्दी से इसके लाइक को दबाएं। जैसे ही आप इसके चिन्ह को, लाइक के चिन्ह को दबाओगे, अलग से एक वो कलर चेंज हो जाएगा,
और आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो जल्दी से ये जो हाथ बना हुआ है ना, डिसलाइक वाले को तो कर मत देना। वैसे भी 15 लोग बैठे रहते हैं तैयार, पता नहीं कुंडली मार के सांप की तरह, उनको क्या इतना नापसंद और ना बुरा लगता हूँ मैं, है बिना पढ़े ही कर देते हैं, बताओ। तो वो तो आप काम कर मत दियो। आप लाइक वाले को दबाइएगा और शेयर कर दो एक बार। यदि आप लोगों ने ईमानदारी से सबने शेयर कर देंगे ना, तो भाई साहब हम 5 से 10 हज़ार लाइव अपने आप ही आ जाएंगे। क्योंकि जो एक बार सरस्वती परिवार में आता है, आज तक का रिकॉर्ड है कि वापस कभी गया ही नहीं। इस संस्कृत सरस्वती परिवार में जो भी आज तक आया है, उसकी खास बात रही है कि वो एक बार यहाँ सीखने के बाद, पढ़ने के बाद, कक्षा शिक्षण को ज्वाइन करने के बाद, चाहे कहीं पर भी बात हो, यूट्यूब से बात हो, चाहे कक्षा की बात हो, चाहे किसी माध्यम से आप मुझसे मार्गदर्शन लेते हो, कभी वापस गया ही नहीं। पता नहीं अजीब सा सम्मोहन है इस माँ सरस्वती शब्द में कि यहाँ हर कोई आकर के इन्हीं का हो जाता है। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि माँ सरस्वती का आशीर्वाद आपको भी मिले। अगला प्रश्न आपके साथ है, बस जल्दी से आप इसको शेयर कर दीजिएगा और प्रश्न का आनंद लीजिएगा। कस्मिन् पदे गुण अपवादः नास्ति, किस पद में गुण का अपवाद नहीं है। अभी भी हम कुछ विशेष वृद्धि के उदाहरण पढ़ रहे हैं, उन्हीं उदाहरणों में हमारा अगला जो है, देखो आप सोच रहे होंगे साहब ये गुरुजी ये प्रश्न बहुत हमारे दिमाग को हिला रहे हैं। ज़रूरी है। वो प्रश्न ही क्या हुआ जो मस्तिष्क में तूफान ना लेकर आए, वो प्रश्न ही क्या हुआ जो आपको सोचने पर मजबूर ना कर दे, वो प्रश्न ही क्या हुआ जो आपके पढ़े हुए ज्ञान को पूर्णतः झकझोर के रख दे। सीधे सीधे प्रश्न आते, आहा, ओहो, ई ही, तो फिर मतलब ही क्या है। फिर आप जो इतना अमूल्य अपना समय दे रहे हैं मुझे 1 घंटा डेली का टेस्ट के लिए, तो उस समय की सार्थकता क्या है। हम पढ़े वो जो हमें नहीं आ रहा है, जिसमें संदेह है, शंका है, परेशानी पैदा हो रही है, पढ़ तो रहे समझ नहीं आ रहा, इसलिए तो ये सब करना चाहिए। ऐसे तो क्या है, हज़ारों सवाल मिलते हैं दुनिया में और हज़ारों सवालों के जवाब भी आपको मिलते हैं। मज़ेदार बात तो वह है कि प्रश्न आता हो परीक्षा में, लेकिन वो प्रश्न हमारे आंखों के सामने पहले ही आ जाए। दूसरी बात, पढ़ते समय लगे ही नहीं कि हम सिर्फ प्रश्नों का जवाब ही दे रहे हैं, मशीन या यंत्र के समान लगना चाहिए। स्वाभाविक शिक्षण हो रहा है, आनंददायक शिक्षण हो रहा है, मज़ा आ रहा है, बहुत सब कुछ बढ़िया चल रहा है। तो दोस्तों अभी आपसे कुछ उदाहरण मैं वापस ऐसे रख रहा हूँ जिनमें वास्तव में गुण संधि प्राप्त है, लेकिन गुण संधि को रोक करके वृद्धि संधि हो गई हो। लेकिन कहीं कहीं वृद्धि संधि नहीं होती, गुण ही होता है। तो जहाँ गुण को आपने नहीं रोका है वो उदाहरण आपका उत्तर हो जाए। कई बार प्रश्न ही समझ में नहीं आता क्या कहना चाहते हैं। कई बार बोलते हो ना आप लोग, गुरुजी आप तो संस्कृत में पढ़ाया करो, संस्कृत पढ़ा रहे हो ना। अब मैं भैया संस्कृत में ही यदि हम पाठी शामिल तो फिर आपका तो हो गया राम नाम, समझ रहे हैं आप। क्योंकि समस्या होती है, कक्षा शिक्षण हमारी मातृभाषा में जितना रुचिकर होता है, भावों को अधिगम अच्छा होता है, आप लोग समझ जाते हैं। आज ऐसा क्यों है कि प्राइमरी या प्रारंभिक शिक्षा में मातृभाषा को इतना तवज्जो क्यों देते हैं। त्रिभाषा सूत्र में भी आपने क्षेत्रीय और प्रादेशिक क्षेत्रीय जो भाषा है उसको इतनी तवज्जो क्यों देते हैं। हमको सीखना है यार, हमारी अपनी भाषा हो, हमारे अपने लोग हों। आपको मैं क्यों ऐसा विशेष रूप से आपको लगता है कि प्रवाहशीलता, स्वाभाविकता मेरे बोलने में लगी रहती है, क्योंकि हकीकत में मैं वैसा ही हूँ जैसे आप लोग हैं। जिस रूप में आप लोग मेरे सामने रहते हैं वैसे ही मैं भी आपके सामने हूँ। उसी पृष्ठभूमि से, वही किसान के घर में जन्म लेना, वही सब पढ़ाई करना, रास्ते में जाते कंचे खेलना, वो सारी बातें आपकी वैसी ही हैं जैसे मेरे पास थी। इसलिए आपको लगता है कि यार ये सब तो बिल्कुल वैसा ही हो रहा है जैसा हमारे साथ होता था। अरे जितने काम आप लोग करते हो ना, आते जाते राहों में कंचे खेलने का काम करना, या इंटरवल में हो गए तालाब में भाग के नहाने का काम, और नहाते नहाते जब आंखें लाल हो जाती थी तो आंखें फाड़ फाड़ कहते यार मेरी आंखें लाल हो गई, देखिए नहीं कितनी लाल हो गई, पापा मारेंगे, मम्मी मारेगी, है ना। घर में कुछ प्रोग्राम हुआ, कुछ अच्छा बना तो हम जाकर के गुदड़ों के बीच में, है ना, गदुली के बीच में, रजाइयों के बीच में जा जाके उसको सेट कर देते थे। 2 रुपये क्या मिला, हमने उसको ड्राम बॉक्स में न जाने कहाँ खड्डे में काट के रख दिया। हमारी तिजोरी ऐसी होती थी। वो सारी दुनिया, वो सारी चीज़ें वही हमारी होती हैं। बकरियां चराने जाना और किसी बबूल की छाँव में आराम से सो जाना, बकरियां खो गई, फिर रोते रोते ढूंढते रहना। डर इस बात का नहीं है कि बकरियां खो गई हैं, डर इस बात का होता था कि घर में जाएंगे तो वहाँ पर एक बहुत ही कठोर अनुशासन वाला, जिसको हम अपनी शास्त्रों की भाषा में पिता कहते हैं, बाप कहते हैं, और उस बाप से आमना सामना कैसे होता है। तो बहुत सारी चीज़ें होती है दोस्तों जो मेरी और आपकी बिल्कुल समान है। और यही कारण है कि मैं जो भी बोलता हूँ मैं वास्तव में वही बोलता हूँ जो मैं हूँ। इसलिए आपको लगता है कि बिल्कुल हमारे जैसी ही कुछ बातें हो रही हैं, हमारे जैसा ही कुछ सर के साथ है। तो जो आप लोग जो की जो ज़रूरत है वो मेरी भी कभी ज़रूरत नहीं है। जिस नौकरी के लिए आप प्राणपण से लगे हैं, कठोर मेहनत आप करते हैं, न जाने कितने हम जैसे मनुष्य लोगों की वाणी को आपको सुनना पड़ता होगा, वो काम, वो ज़रूरत मेरी भी किसी ज़माने में रही है। आज भी हम संघर्ष कर रहे हैं, ठीक है। उस समय नौकरी के लिए लड़ते थे, आज हम नौकरी देने के लिए लड़ते हैं। हमारा प्रयास रहता है कि जो अभाव में हम गुजरे, जो मार्गदर्शन हमको नहीं मिल पाया, जो चीज़ें हम किसी से चाहते थे जो हमको कोई दे ही नहीं पाया, क्यों ना अब हम देने लायक हो गए तो हम उसको दे, क्यों नहीं देना चाहिए ना भाई। और आपसे मैं तो ये आशा करता हूँ कि संस्कृत को रीड के लिए मत पढ़िएगा। आगे भी कभी बात चले संस्कृत की तो कहिएगा, ओ भाई संस्कृत के बारे में कुछ नहीं कहेगा,
संस्कृत हमारी संस्कृति है, हमारी सभ्यता है, हमारे संस्कार हैं। तो संस्कारों को कोई बुरा कहे ये तो अच्छी बात नहीं है। बात भाषा की नहीं है, बात संस्कारों की है। ठीक है भैया, तो करिएगा और शेयर करना भूलिएगा नहीं। अभी भी आपने शेयर नहीं किया, इतनी सारी बात बोलने के बाद भी कितने बेकार लोग हैं आप कि अभी भी आप मुंद मुंद मुस्कुरा रहे हैं और करेंगे नहीं करेंगे शेयर। क्या कर लोगे आप? रघुकुल सीरीत सदा चली आई, प्राण जाए पर भजन न जाई। तो गुरुजी कितना ही कह लो बोले आप, हम तो शेयर बिल्कुल नहीं करेंगे आपको। शेयर कर दो जल्दी से, घर आके घंटी बजा के कहना पड़ेगा, ओ भैया शेयर किया कि नहीं किया। माँ बाप से शिकायत करनी पड़ेगी कि आपका बच्चा या आपकी लाडली शेयर नहीं करती, गुरु की आज्ञा का नहीं मानता। वो काश लिखते हो ना आप एप्लीकेशन, आपका आज्ञाकारी शिष्य, वो निर्लिखते ही हम लोग होते कितने वो तो हमको ही पता है। अगला सवाल देखो आप, बहुत प्यारा सवाल है। कस्मिन पदे गुण अपवाद है नास्ति, किस पद में गुण का अपवाद नहीं है। सुख प्लस रीता, सुखार्थ बनाया। अरे भाई ये कैसे कर लिया, यहाँ तो अ है, यहाँ री है। शुद्धा प्लस अर्थ में आ है, आ है। प्र प्लस उह में अ है, उ है। प्र प्लस रिचति में प्र है, रे है। तो कहाँ पर गुण का अपवाद नहीं है, यानी गुण संधि प्राप्त थी लेकिन आपने गुण संधि नहीं करी। या यूँ मान लीजिए कि गुण संधि को रोक करके कुछ और प्राप्त था, वृद्धि संधि प्राप्त थी। होता क्या है कि किन्हीं किन्हीं स्थानों पर वास्तव में प्रसंग किसका होता है, गुण संधि का। जैसे अ प्लस उ का प्रसंग होगा ज़्यादा से ज़्यादा, या अ प्लस री का प्रसंग होगा। तो अ प्लस री को तो आप गुण ही करते हो, जैसे राज प्लस ऋषि राजर्षि बनाते हो, देव प्लस ऋषि देवर्षि बनाते हो। लेकिन कहीं कहीं गुण को बाध लेती है और कौन सी संधि हो जाती है, वृद्धि संधि। तो यदि वृद्धि संधि ने बाध लिया तो वृद्धि संधि गुण का अपवाद होगी। वैसे अपवाद ही है वास्तव में, लेकिन जहाँ बाधी ही ना हो, गुण संधि का प्रोग्राम ही ना हो, गुण संधि मना ही नहीं कर रही वृद्धि संधि को, वृद्धि का प्रॉब्लम ही नहीं है, प्रोग्राम ही नहीं है, तो वो उदाहरण आपको छांटना है। बहुत बढ़िया, कुछ लोगों ने जवाब देने का प्रयास किया है और अच्छा जवाब भी दिया है। दोस्तों यहाँ पर जो गुण संधि का अपवाद नहीं है, यानी गुण को रोक करके वृद्धि संधि का कार्यक्रम कहाँ नहीं है, वो आपका उदाहरण है ब। क्यों? क्योंकि शुद्धा में क्या है, आ है, आर्थ में क्या है, आ है। आ और आ मिलके क्या हो गया, क्षुधार्थ। तो हकीकत में क्षुधार्थ में तो संधि का नाम ही कुछ और है। यहाँ तो गुण और वृद्धि दोनों का ही कार्यक्रम नहीं है, यहाँ वास्तव में सवर्ण दीर्घ संधि का कार्यक्रम है। पहली बात तो ये, क्षुधा का मतलब होता है भीख, आर्थ का मतलब होता है पीड़ित। तो जो भूख से पीड़ित है उसको क्षुधार्थ बोलते हैं। जबकि अन्य उदाहरणों में गुण संधि प्राप्त है लेकिन हमने करने नहीं दिया, वृद्धि संधि कर दी, इसलिए वो गुण का अपवाद का उदाहरण हुआ। जैसे सुख प्लस रीता में अ और ई मिलकर के हकीकत में तो अर होना चाहिए, अर राजर्षि की तरह, राज अर्षि है ना, देवर्षि की तरह, और बनना चाहिए सुखर्ता, लेकिन हमने क्या बनाया, सुखार्ता। ठीक है। इसी प्रकार से प्र प्लस ऊह में ये देखिए मिल गया आपको अ, और अभी भी मैं पढ़ा ही रहा था कि ऊह शब्द पर में हो तो हकीकत में तो गुण संधि होती और यहाँ पर बनना चाहिए था प्रो है, लेकिन हमने नहीं किया, बोला नहीं ऊह शब्द पर में हो तो फिर वृद्धि ही करेंगे, तो गुण का अपवाद है। सूत्र भी बताया भी था मैंने आपको, प्रायते दत्युत्सु। प्र प्लस रिच्छति, बोला अ है, री है, हमेशा गुण किया जाएगा तो क्या होना चाहिए था, अर, लेकिन नहीं, बोला नहीं करेंगे। रिच्छ धातु या री ऐसी कोई धातु पर में हो तो वहाँ पर हम वृद्धि कार्य करते हैं, तो आपने वृद्धि क्या कर लिया, अ और री की वृद्धि क्या होगी, आ, उसमें आर मिला दोगे तो प्रार्थति। तो गुण प्राप्त था, नहीं किया, अपवाद है, वृद्धि कर दी। प्र ऊह में गुण प्राप्त था, नहीं किया, वृद्धि कर दी, वृद्धि अपवाद हो गया गुण का। अ और री में गुण प्राप्त था, नहीं किया, वृद्धि कर दी, तो गुण का अपवाद होगा वृद्धि। लेकिन यहाँ तो गुण संधि प्राप्ति नहीं है, यहाँ तो आप वास्तव में डायरेक्ट क्या कर रहे हो, दीर्घ कर रहे हो। यहाँ तो वृद्धि का भी प्रोग्राम नहीं है और गुण का भी नहीं है। इस प्रकार से इस उदाहरण को मैंने अलग से कर लिया। अब इसकी चर्चा मैं थोड़े अलग अलग प्रश्नों में और करता हूँ। प्यारे दोस्तों, एक नियम है ऋते च तृतीया समासे, कहा कि ऋत शब्द पर में हो, प्लस के बाद ऋत शब्द हो और आगे जो भी शब्द है उसका आपस में तृतीय तत्पुरुष समास हो। तो यहाँ पर सुखेन ऋतः, ऐसा तृतीय समास है, सुख से बिताया हुआ, व्यतीत किया हुआ। तो तृतीय तत्पुरुष समास के प्रसंग में ऋत शब्द जब पर में होता है तो वहाँ गुण संधि को रोक कर वृद्धि संधि हो जाती है। सुखेन ऋत सुखार्थ है, पिपास्या ऋत पिपाशा, उस प्रकार से पिपाशार्थ है। इस प्रकार से आपके कई सारे उदाहरण बनते हैं। फिर प्र प्लस ऊह में एते दत्युत्सु, मैंने आपको बताया कि ए और आ के बाद में यदि ऊह शब्द पर में हो, इण धातु और एद धातु का रूप पर में हो तो वहाँ पर भी आप गुण संधि को रोककर वृद्धि करेंगे, इसलिए वृद्धि हो गई। प्ररिच्छति में क्या है, अलग नियम है, अलग अलग नियम होते हैं भाई साहब। कहीं रीति च तृतीया समास से चलता है तो कभी कौन सा चलता है, कभी कौन सा चलता है। तो यहाँ पर भी उपसर्गात रीति धातु, एक नियम है कि उपसर्ग आगे हो और उसके बाद में कोई रिकारांत जो धातु है इसका रूप पर में हो तो रिच्छति से रिकारांत है। इस प्रकार से वहाँ पर भी गुण को रोक करके आपको वृद्धि करना, ये आपका क्रिया रूप है। अब क्षुधार्थ जो शब्द है इसको मैं थोड़ा आपको डिफाइन करना चाहता हूँ दो तरह से, क्योंकि कई लोगों के दिमाग में चल रहा होगा, डर के बारे नहीं पूछ रहे होंगे, पता नहीं आपको मुझसे डर क्यों लगता है। अच्छा, आप लोग शेयर नहीं करते हो ना, तो आपको लगता होगा कि मैंने शेयर तो किया नहीं और सर को पता चलेगा तो सर तो डांटेंगे मुझे, शायद इसलिए डर रहे हो आप। तो डरो मत, शेयर कर दो, इसमें क्या है शेयर कर दोगे तो डर की जरूरत ही नहीं है आपको। अब आ जाओ, इसकी मैं थोड़ी चर्चा करता हूँ। देखो, एक तो इसका विच्छेद यदि ऐसे देवे क्षुधा प्लस आर्थ, तब तो आपको दिख रहा है कि आ और आ मिलकर क्या हो गया, दीर्घ संधि का प्रोग्राम हो गया। लेकिन प्यारे साथियों, इसमें ऐसा भी एक कार्यक्रम होता है कि क्षुधा शब्द के बाद में
आर्त जो शब्द होता है मूलतः वो रित शब्द से ही बनता है। किससे बनता है? मूलतः रित शब्द से ही बनता है। ऐसे तो यदि परीक्षा में आपको इस प्रकार का कार्यक्रम दे दे कि क्षुधा प्लस रित, इस लाइन को मत देखिए आप, क्षुधा प्लस रित, अब बताइए आगे क्या है? आ है, पीछे क्या है? री है। अब दीर्घ संधि का प्रोग्राम ही नहीं है और तृतीय समास भी हो रहा है। क्षुधा यानी भीख से, रित यानी पीड़ित है जो, तो आ के बाद में रस्व री है, रित शब्द का री है। हकीकत में तो यहाँ गुण संधि होनी चाहिए, तो क्षुधार्थ बनना चाहिए था, लेकिन नहीं, बोला नहीं, ऐसा नहीं है। तृतीय तत्पुरुष समास का प्रसंग हो और वहाँ पर आपके रित शब्द पर में हो तो फिर गुण को रोककर वृद्धि करेंगे। आ और री की वृद्धि करोगे तो आ होगी और वो आर लेके आएगी और वही क्षुधा प्लस रित में क्षुधार्थ और रूप आपका वही बनेगा। तो शब्द तो एक ही बनता है क्षुधार्थ, लेकिन संधि यदि क्षुधा प्लस आर्थ करोगे तो दीर्घ संधि होगी और क्षुधा प्लस रित करोगे तो गुण संधि प्राप्त होगी, लेकिन उसको रोक करके उसका अपवाद स्वरूप वृद्धि संधि का कार्यक्रम होता है और रूप वापस वही क्षुधार्थ बनता है। ठीक है, अब समस्या हो गई कि मान लो गुरुजी क्षुधा प्लस आर्थ अलग अलग दे दे और संधि रूप पूछे, संधि का नाम पूछे तो दिक्कत नहीं, क्योंकि आ और आ दिख रहा है तो दीर्घ बता दिया। क्षुधा प्लस रित दे करके भी रूप बनाए तो भी हम क्षुधार्थ बना देंगे और संधि के नाम बताने में भी समस्या नहीं है, क्योंकि हमको विच्छेद में पता चल रहा है कि यहाँ आ है और यहाँ रित शब्द का री है, तो सुखार्थ की तरह यहाँ पर भी बन जाएगा। दुखार्थ बनता है क्षुधार्थ बन जाएगा, पिपासार्थ बन जाएगा। लेकिन परीक्षा में डायरेक्ट क्षुधार्थ आ जाए और कह दे कि भैया संधि का नाम बताओ, तो प्यारे साथियों सबसे पहले आपको प्रायोरिटी देनी है वृद्धि संधि को, याद रह जाएगा। और वृद्धि संधि ऑप्शन में ना हो तो फिर आपको प्रायोरिटी देनी है दीर्घ संधि को, और दोनों ही ऑप्शन में हो और कह दे कि वृद्धि और दीर्घ दोनों ही सही हैं तो फिर आप उसको सबसे पहले प्रायोरिटी देंगे। समझ गए? तो क्षुधार्थ का जो सबसे प्रामाणिक आप विग्रह करेंगे वो क्षुधा प्लस रित करेंगे और वृद्धि संधि दिखाएंगे। यदि मान लीजिए वृद्धि का प्रोग्राम ना हो तो फिर क्षुधा प्लस आर्थ करके दीर्घ बताएंगे, और दोनों ही हो तो फिर जो ऑप्शन में दोनों पार्ट किए गए हैं उन दोनों को लेकर के आप उत्तर बता देंगे। ठीक है भैया, बहुत ज़्यादा चर्चा हो गई, आगे बढ़ते हैं अपन इसके बाद के अगले उदाहरण में। जल्दी से जवाब दीजिएगा, तैयार रहा करो गिद्ध के समान। गिद्ध क्या करता है? आकाश में ऊंचाई तक उड़ता है, लेकिन वो अपने शिकार के लिए मृत जानवर आदि उसको दिखाई दे झपट से झपट्टा मार लेता है। हंस में क्या खास बात होती है? बगुले में, बक में क्या खास बात होती है? एक टांग पर पानी में खड़ा रहता है, लगता है शायद ऐसे कोई चीज़ देख रहा होगा, कोई बातें कर रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे ही मछली उसके सामने आती है झपट्टा मार के ठक से उठा लेता है। मछली सोचती है कि कोई तिनका मिनका कोई फल फूल उग रहा होगा, है ना। तो ऐसे ही आप लोग भी इस प्रकार से प्रश्न का जवाब दिया करें कि जैसे ही नज़रों के सामने प्रश्न आ गया, और ये देखिए प्रश्न आपके सामने आ गया साहब, कुत्र नास्ति वृद्धि संधि, कहाँ वृद्धि संधि नहीं है? सदा प्लस ऋणम में, सदर्णम जो बनाया उसमें, दश प्लस ऋणम में, दशार्ण जो बनाया उसमें, वसन प्लस ऋणम में, वसनार्ण जो बनाया उसमें, पर प्लस ऋणम प्रारणम में, किसमें वृद्धि संधि नहीं है? कौन सा ऐसा उदाहरण है जहाँ वृद्धि संधि नहीं की गई है? उत्तर दो फटाफट, ताबड़तोड़ बैटिंग होनी चाहिए उत्तर देने में। मोबाइल में यूँ चले जैसे पटपटिया चलता है, वैसे आपके कमेंट्स चलने चाहिए। और यदि आपने इस प्रश्न का जवाब दे भी डाला और आपको इस प्रश्न के जवाब के पीछे छुपे कारण का भी पता चल गया हो, तो मैं समझता हूँ कि फिर आपको रीट भर्ती परीक्षा में ग्रामर विषय में 15 में से 15 प्रश्न करने में कोई नहीं रोक सकेगा। समझ रहे हो आप? हाँ, समय लेखन जुड़ गया कोई बात नहीं, संख्या ज्ञान जुड़ गया कोई बात नहीं, राजस्थान के साहित्यकार हैं बहुत सारे, उनके नाम, उनकी रचनाओं का नाम याद करना है तो वो भी कोई बात नहीं, और अलंकार वो भी कोई बात नहीं, क्योंकि मैं हूँ ना। जल्दी से जवाब दीजिए। पकड़ लिया सभी ने? बहुत बढ़िया है। पहला जो आपका ऑप्शन है वो आपका उत्तर हो जाएगा, क्योंकि पहले ऑप्शन में वृद्धि संधि नहीं है। तो कौन सी संधि है फिर? भाई वृद्धि संधि नहीं है, कौन संधि है? पर रूप है, पूर्व रूप है, यण है, अयादि है क्या भला? ये भी बताओ भैया। जब पता मानो ना, मैं तो क्या आप लोगों ने समझ लिया है, आप लोगों ने इसको पकड़ लिया हो, तो जब तक आप ये नहीं बताओगे मुझे लगेगा शायद पड़ोस में कोई बैठा होगा बढ़िया, कोई संस्कृत का जानकार, कोई पापा वगैरह आपके जानते होंगे, अरे बेटा ये तो मैं बता दूं, क्या पता मम्मी ने कहीं कहीं टीवी में चलते चलते देख लिया हो, कहीं पढ़ लिया हो, संस्कृत सरस्वती क्लास ज्वाइन कर ली, उस दिन साधारण में पढ़ा रहा हूँ मैं, तो क्या पता मम्मी बता दे कि बेटा एक दिन मैंने राम कुमार जी क्लास देखी थी तो ये सहयोग करते। बताओ मुझे कि इसमें यदि वृद्धि संधि नहीं है तो फिर कौन सी संधि है? चलो ठीक है, मान गए मुगले आजम, गुण संधि में डूबा ये आलम कौन संधि भैया इसमें? गुण संधि। देखो आ है, उसके बाद री है, आ और री मिलकर के वैसे सामान्य प्राप्त भी कौन सी होती है? गुण। तो गुण कर दी हमने, और आ और री को मिलाकर अर कर दिया, इसलिए आपका कौन सा शब्द बन गया? सदर्णम बन गया। अभी बात करेंगे साहब ये क्यों, इस यहाँ वृद्धि क्यों नहीं हुई। अब देखो होता क्या है कि नियम है, प्रवत्सतर कंबल वसनार्ण दशा नाम ऋण, ऐसा एक नियम है, एक सूत्र है जो आपसे कहता है कि साहब आगे कुछ शब्दों के रहने पर और उसके बाद में ऋण शब्द रहे तो वहाँ पर गुण संधि प्राप्त तो होगी, लेकिन मैं वहाँ गुण संधि का हिमायती नहीं हूँ, वहाँ आपको वृद्धि संधि करनी है। तो कौन कौन से ऐसे शब्द हैं जो ऋण शब्द से पहले हो तो वहाँ वृद्धि संधि ही करनी चाहिए आपको।
केवल उन शब्दों के लिए, जैसे प्र उपसर्ग, तो प्र वत्सतर, प्रवत्सतर, कंबल, कंबल, वसन, वसन, दस, दस, खुद ऋण शब्द भी है। ये जितने भी शब्द मिलेंगे, प्रवत्सतर, कंबल, वसनान, दसानाम, ऋणे, ये आपका सूत्र नियम है ना। तो वहाँ क्या लिखा है कि प्र उपसर्ग आगे हो, ऋण शब्द से पहले की बात है। ऋण शब्द तो आपका पीछे रहेगा ही रहेगा, लेकिन ऋण शब्द से आगे यदि प्र उपसर्ग हो, वत्सतर शब्द हो, वत्सतर यानी होता है बछड़ा, कंबल हो, कंबल तो आप जानते हो आजकल सर्दी है तो ज़्यादा जान रहे होंगे आप, वसन यानी कपड़े हैं, 10 माना 10 है, और ऋण का मतलब ऋण होता है। तो दोस्तों इन शब्दों के आगे रहने पर ही वृद्धि होती है, इनके अलावा कोई और शब्द आ जाए तो वहाँ वृद्धि नहीं होती है। तो देखो प्र प्लस ऋणम करोगे तो प्रारणम, ये देखिए ये लिखा है वृद्धि संधि करके। और इसी प्रकार से वत्सतर प्लस ऋणम होता तो वत्सताराणम, कंबल प्लस ऋणम होता तो कंबलारणम, यहाँ वसन प्लस ऋणम है, ये रहा देखिए वसनारणम, 10 प्लस ऋण है तो दशारण, है ना। ऋण प्लस ऋण होता तो ऋणार्ण। तो हकीकत में गुण संधि प्राप्त होती है, लेकिन उसको रोक करके यदि ऋण शब्द से पहले ये सारे शब्द आ जाएं, प्र वत्सतर, कंबल, वसन, नारण, दस, और ये सारे आ जाए तो फिर वहाँ वृद्धि करेंगे। अब बताइए सदा शब्द का पाठ तो नहीं है ना इनमें? अरे उस वार्तिक सूत्र में सदा शब्द का पाठ तो नहीं है ना, तो नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। आप कोई सा भी राज ऋणम कर दो, राज ऋणम बन जाएगा, तब ऋणम कर दो, तब ऋणम बन जाएगा, मम ऋणम, मम ऋणम बन जाएगा। तो और बाकी सब जगह इन शब्दों के अलावा कोई पहले कोई और शब्द बैठा हो, जैसे सदा बैठा है, तो फिर हम गुण ही करेंगे, वृद्धि का कोई काम नहीं है, क्योंकि सूत्र की मर्यादा है प्र वत्सतर, कंबल, वस, ऋण, दस, इन शब्दों से पहले रहते ही वृद्धि होती है। ठीक है भैया। तो सदा प्लस ऋणम में सदा ऋण गुण संधि हुई। अरे आपने अधम प्लस ऋण पढ़ा है ना, अधम प्लस ऋण, अच्छा उदाहरण भी है, कारक में भी हमारा साथ नहीं छोड़ता है। तो वहाँ पर भी आपने क्या पढ़ा है, अधम, उसके बाद में क्या था, ऋण, तो आप शब्द क्या बनाते हो, अधमारण बनाते हो ना आप, अधमर्ण। तो अधमारण क्यों नहीं बना? क्योंकि ऋण शब्द तो पर में है, लेकिन आगे वो शब्द नहीं है जो हमको चाहिए। उसी प्रकार से उत्तम प्लस ऋण, उत्तम प्लस ऋण क्या बनाते हो आप, उत्तमर्ण, न कि उत्तमार्ण बनाते हो, क्योंकि ऋण शब्द से पहले उत्तम शब्द है, न कि वो शब्द हैं जो आपको चाहिए थे। तो प्यारे साथियों वृद्धि संधि कहाँ नहीं है? बोले भैया यहाँ नहीं है, क्योंकि यहाँ ये जो शब्द है ना उस मर्यादा से बाहर है। बहुत बढ़िया, चलें आगे। अगला प्रश्न और भी खतरनाक है, आ जाइए साहब। अब अगली जो हमारी संधि है वो स्टार्ट होगी आपकी यण संधि। ये वृद्धि संधि में बहुत सारी चीज़ें मैंने आपके सामने कर ली हैं, फिर भी समग्र रूप से मैं कुछ चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ। ध्यान से आंखें फाड़ के टमक टमक मेरी तरफ देखते रहिएगा, कानों को खोल के आवाज़ सुनते रहिए, राम कुमार के लाड़ लो। अब मेरी बात सुनो ध्यान से। सामान्य हमने नियम पढ़ा है कि वृद्धि संधि जो होती है वो होती है कि अ के बाद में आपको आ जाए ए, या आ जाए ओ, या आ जाए आई, या आ जाए औ। वो अ ह्रस्व भी हो सकता है या दीर्घ भी हो सकता है। तो अ प्लस ए मिलकर, अ प्लस ओ मिलकर, अ प्लस आई मिलकर, अ प्लस औ मिलकर के चारों ही जगह हमारी वृद्धि संधि होती है। कहीं आई बनाएंगे, कहीं औ बनाएंगे, फिर आई बनाएंगे, फिर औ बनाएंगे। समझ गया? उन सभी उदाहरणों की क्रमशः चर्चा भी हम कर लिए हैं, जैसे जन प्लस एकता, जनैकता, कृष्ण एकता, कृष्ण एकता, गंगा औघ, गंगा औघ, महाऔघ, महाऔघ, जल औघ, जलौघ, आप लोग पढ़ ही रहे हैं। तव औदार्यम, तव औदार्यम, महाऐश्वर्य, महेश्वर्यम, दव ऐश्वर्यम, दव ऐश्वर्यम, कृष्ण ऐश्वर्यम, दृष्ण ऐश्वर्यम, तव ऐश्वर्यम, तव ऐश्वर्यम। इस प्रकार से हम बहुत कुछ पढ़ भी लिए। लेकिन होता क्या है, 7 जगह ऐसी होती है जहाँ पर गुण संधि वृद्धि संधि प्राप्त नहीं होती है, लेकिन फिर भी जबरदस्ती हम वृद्धि कर देते हैं। कभी तो हम पररूप को रोक लेते हैं, तो कभी हम गुण को रोक लेते हैं। तो पररूप का प्रसंग कहाँ होता है? जब आगे उपसर्ग और पीछे ए हो। और गुण का प्रसंग तो आपको पता ही है कि ए और आ के बाद में ई, उ, रिल, री आदि हो। तो पररूप और गुणों को रोक करके हम 7 जगहों पर वृद्धि संधि करते हैं। उसी के कुछ विशेष उदाहरण मैंने आपको बाद में लिखाए हैं, आप लोगों ने पढ़े हैं इसलिए मैंने आपको बता दिए हैं। आप लोग किसी भी रूप में पढ़ते हो तो वहाँ भी आपके आ जाते हैं। क्रमशः उदाहरण आपको क्रमशः आपने देखने को मिला होगा। इन सभी में एक विशेष उदाहरण आपका जो है उसकी चर्चा में अलग से करना चाहता हूं, क्योंकि वो प्रश्न परीक्षा के बहुत बढ़िया टारगेट होते हैं। तो देखते रहिएगा, शानदार प्रश्न है। यदि आपने उनको कर डाला तो फिर आपकी लाइफ जिंगा लाला। कौन है? आपने एक शब्द सुना होगा, अक्ष प्लस ऊहिनी। ये देखिए साहब, अक्ष प्लस ऊहिनी, बहुत बड़ी सेना जो महाभारत काल में लड़ी थी उसका नाम अक्षौणी सेना आप पढ़ते हैं। आप देखिए दोस्तों, अक्ष प्लस ऊहिनी, आपको ये तो विशेष रूप से सीखना है, इसलिए मैं अलग से इसको सिखा रहा हूँ। अक्ष में आगे क्या है? अ है, पीछे क्या है? ऊ है। अ और ऊ मिलके वास्तव में गुण संधि में होना क्या चाहिए था? ओ होना चाहिए था, और ये शब्द आपका अक्षोहिनी ऐसा बनना चाहिए था। लेकिन कहते कि नहीं, अक्षाद ऊहिन्याम उपसंख्यानम, नियम है अक्ष शब्द के बाद ऊहिनी शब्द पर में हो, अक्ष शब्द आगे हो, ऊहिनी शब्द पर में हो, तो वहाँ पर मुझे नहीं पता कौन सी संधि प्राप्त हो रही है, मुझे तो वृद्धि संधि ही चाहिए। अब आगे अ है, पीछे ऊ है, तो अ और ऊ का गुण तो ओ होता है, लेकिन वृद्धि में तो ओ नहीं होता ना। वृद्धि में तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? औ करना पड़ेगा। और यह शब्द आपका दोस्तों बन जाता है अक्ष प्लस औहिनी, अक्षोहिनी। लेकिन एक चीज़ आपको और याद करनी है कि जैसे ही आप अक्ष को ऊहिनी के साथ मिलाओगे,
अभी नियम बताया मैंने आपको, ध्यान हो तो, कि भैया न से पहले र या फिर मूर्धन्य षटकोण वाला श हो तो न को न हो जाता है। उहिनी में ऐसा नहीं था, लेकिन जैसे अक्ष मिलाओगे तो अक्ष में तो क भी हैं और श भी हैं। अब आपको न को न करने का कारण मिल गया, अक्ष मिल गया ना। अटकुपवांगनुव्यापी रसाभ्याम नोन समान पदे और पूर्व पदार्थ संज्ञायाम अगर, बहुत सारे सूत्र हैं, अगर आपको सूत्रों से विशेष प्रयोजन नहीं है तो अक्षौहिणी जो शब्द है अलग अलग लिखा तब तो अक्ष प्लस उहिनी, ये भी इंपॉर्टेंट है। और जैसे ही मिलाओगे तो अक्ष में श मिलते ही आपको याद रखना, ये भी काम साथ के साथ चलेगा। यदि आपने अक्षौहिणी में वृद्धि संधि तो कर दिया आपने, लेकिन आपने न कोण नहीं बनाया तो भी आप बर्बाद हो जाओगे। दूसरी बात, अक्षौहिणी का संधि विच्छेद पूछे तो अक्ष प्लस उहिनी ही करना, यहाँ प्रणय मत कर देना, क्योंकि उहिनी में कोई र और श है ही नहीं, तो न कोण करने का कारण है नहीं, तो आपको करना भी नहीं है। दोबारा बोल रहा हूँ, विशेष उदाहरण है, याद करोगे परीक्षा में आ गया तो। अक्ष प्लस उहिनी संधि करोगे, संधि का नाम कौन सा होगा? वृद्धि संधि। तो अ और उ को मिला के ओ बनाओगे या औ बनाओगे? बोले औ बनाएंगे, तो शब्द क्या बनेगा? अक्षौहिणी। बोला न जब टूटे तो न, जब जुड़ते ही तो क्या हो जाएगा? न। क्यों हो गया? क्योंकि अक्षौहिणी में श मिल गया, न से पहले तो न करने में आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो अक्ष प्लस उहिनी अक्षौहिणी वृद्धि संधि प्राप्त गुण थी, लेकिन हमने किया नहीं। इसी प्रकार से दोस्तों एक आपने शब्द सुना होगा स्व प्लस ईरह। स्व प्लस ईरह नियम है कि स्व शब्द के बाद में, स्व मतलब स्वागत वाला स्व, और उसके बाद में ईरह शब्द हो या ईरिन शब्द का कोई रूप हो, जैसे ईरिणी या ईरिणः, ऐसा कोई भी रूप हो, तो स्व शब्द के बाद में ईरह या ईरिणी का रूप हो तो वहाँ पर भी देखो अ और ई है ना, तो रमा प्लस इसमें रमेश बनाते हो, गुण संधि होनी चाहिए। लेकिन यहाँ भी कहते हैं कि नहीं, गुण संधि प्राप्त हो तो भी मुझे कोई मतलब नहीं है, है ना। स्वादी रेरिणो हो, ऐसा एक नियम है जो कहता है कि स्व शब्द के बाद ईर या ईरिन का कोई रूप हो तो वृद्धि ही करो। अब ए और ए की वृद्धि ए तो हो नहीं सकती, आई होती है, इसलिए जब स्व में आई जोड़ोगे तो स्वैराह बनेगा, स्व प्लस ईराह स्वैराह। और जब आप स्व में ईरिणी जोड़ोगे तो वही स्वैरिणी बनेगा। इस प्रकार से आपके दो शब्दों का निर्माण यहाँ होता है। विशेष रूप से अक्षौहिणी को याद रखना, अक्ष प्लस उहिनी अक्षौहिणी, औ वाला वृद्धि वाला औ करना, यदि ऐसा कर डाला तो फिर लैब झिंगा डाला। तो ये थी दोस्तों आज की कक्षा, मैं समझता हूँ बहुत उपयोगी रही होगी। वृद्धि संधि का जो गजब से पोस्टमार्टम हमने किया है और गुण संधि के जो खतरनाक हमने भयंकर दानव कालकेय के समान हमने उदाहरण पढ़े हैं, मैं समझता हूँ कि आपके लिए विशेष उपयोगी रहेंगे। याद रखिएगा इस बात को, तो आपको कभी भूलना नहीं है। संस्कृत सरस्वती जो अपना मोबाइल एप्लीकेशन है, उस ऐप को आप ज़्यादा से ज़्यादा डाउनलोड करें। वहाँ 70 टेस्ट सीरीज आपको इसी रूप में वर्ण की, संधि, समास, प्रत्यय, अपसर्ग, अव्यय, विशेषण, वचन संख्या, लिंग, विभक्ति, ज्ञान कारक, अनुवाद, शुद्धि, वाच्य परिवर्तन, शब्द रूप, धातु रूप, जाने कितनी सारी चीज़ें, और साथ में एक एक शिक्षण विधि के एक एक पार्ट का, हर एक पार्ट का, भाषा कौशल पढ़ रहे हो ना, तो भाषा और कौशल दोनों के भी, प्रस्तावना के भी, बहुत सारे हर चीज़ का आपको प्रश्न मैं यहाँ दूंगा। फिर देखता हूँ मजाल देखे परीक्षा की कौन सा परीक्षा का ऐसा सवाल है जो आपको यहाँ से नहीं मिलता है। तो आप संस्कृत सरस्वती मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, और उसका सब्सक्रिप्शन भी आप ले रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपने लिया है और उसको आपको अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों को भी बताएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप जोड़ें, ताकि जो मेहनत मैंने की है, जोरी लेवल से मैंने आपको पढ़ाने का प्रयास किया है और 100% तक ले जाने का प्रयास किया है ईमानदारी से, कि आप लोगों को 30 में से 30 आए और संस्कृत विषय की वजह से आपको नौकरी में निराशा हाथ नहीं लगे। आप हमेशा संस्कृत को याद करें तो गुड फील में रहें कि यार इस भाषा की वजह से इसमें इतने अच्छे नंबर आए, इस वजह से हमारा सिलेक्शन हो पाया। तो दोस्तों संस्कृत सरस्वती मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, और अभी तक आपने यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब करें, और जो बेल आइकन होती है ना घंटी, उसको क्लिक करें, ताकि वीडियो कभी कभार आगे पीछे हो जाता है, दिन में भी मैं कई बार लाइव बीच में आ जाता हूं, तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। तो बेल आइकन को भी आप क्लिक करना नहीं भूलिएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा कभी भी संस्कृत सरस्वती परिवार का यूट्यूब चैनल पर कोई आपका पोस्ट हो, FB पर आप जुड़े हो तो कोई पोस्ट हो, है ना, कहीं पर भी आपको दिखे, किसी ग्रुप में आप जुड़े हैं तो वहाँ पर हमेशा पोस्ट को शेयर किया करें। आपका एक छोटा सा योगदान मेरी जो आपकी जो ज़रूरत है उसके लिए जो मुझे प्रोत्साहन मिलेगा, मुझे जो उत्साह मिलता है, धैर्य मिलता है, उसके लिए मैं आगे बढ़ता रहूँगा। इसी प्रकार से कुछ अच्छा हम पढ़ते रहेंगे। आशा करता हूँ आप मेरी सारी बातों को गंभीरता से समझ रहे हैं और इन सारी बातों को अमल में भी लेकर आएंगे। भैया मैं यही हूँ, सबको देख रहा हूँ। आज देखता हूँ इतना सब कुछ मैंने आपको बोला है, कितना फ़र्क आपको पड़ता है। यदि मैं कह रहा हूँ ना आपसे, आप मेरे साथ जुड़ते रहिएगा, अच्छा काम आप करते रहोगे, शेयर करते रहोगे, इसको ज़्यादा से ज़्यादा परिवार को बड़ा करोगे तो मेरा प्रयास और अच्छा होता जाएगा। आज की सीरीज़ में कुछ खास मिला होगा, लगा होगा यार देखो कितना अच्छा स्टैंडर्ड के प्रश्न हैं। ऐसा भी नहीं कि अनावश्यक कुछ भी पढ़ाए हो, नहीं, एक भी चीज़ मैंने अनावश्यक नहीं पढ़ाई आपको। सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड में जिस स्तर के प्रश्न हैं वो इसके साथ चलते हैं, माना वो सब ये उपयोगी ये भी है उनके लिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं उनके लेवल से आपको चला रहा हूँ। मैं कभी घसीटता नहीं हूँ कि जिस लेवल पर आपको पढ़ाना हो एक ही लेवल पे चले ना। आप लोगों को पढ़ाने के लिए बच्चे के जैसा बनना पड़ता है, मन को बच्चा बनाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि आप स्वयं अभी संस्कृत में बच्चे हैं, है ना, और बच्चे तो कच्चे होते हैं लेकिन सच्चे होते हैं। अभी आपने वादा किया है कि हम शेयर करेंगे। बहुत सारे लोग हैं, मुझे याद होगी, मून साहब है, राकेश जी है, रामोतार चौधरी है, ममता जी हैं, और भी
सोलंकी हैं, ऐसे कुछ नाम हैं आप लोगों के जो तो हमें से याद हो ही जाते हैं। एजुकेशन ग्रुप है, स्टडी ग्रुप है, ऐसे कुछ नाम है ना। और बाग, रणथंभौर का बाग है, पापा की शेरनी है, राम कुमार का लाडला है, कई लोगों ने नाम ऐसे लिख रखे हैं। बहुत अच्छा लगता है मुझे, विचित्र नाम होने भी चाहिए क्योंकि वी आर ऑल ऑफ विचित्राज, हम सब विचित्र हैं, हम सब एक दूसरे से अलग हैं और होना भी चाहिए। मैं क्यों अपने आप को बोलता हूँ कि मैं यूनिक हूँ, क्योंकि मैं हूँ यार। मेरे जैसा थोपड़ा चाहे वो सुगला ही क्यों ना हो, मेरे जैसे बाल चाहे वो भेड़ के जैसे ही क्यों ना हो, किसी के पास है क्या? मेरे पास है बस। तो मैं हूँ, मतलब मैं ही हूँ ऐसा मैं नहीं कह रहा, लेकिन मैं हूँ यार, जैसा भी हूँ मैं हूँ। आप जैसे हैं वैसे आप हैं, तो यूनिक है हम लोग, इसलिए कभी भी निराश मत होइएगा। और कुछ छोटे मोटे अभावों की वजह से आप अपने आप को यूँ मत समझिएगा कि सर ज़िंदगी ख़राब है मेरे, तो क्या करूँ, मेरे पास ये नहीं है वो नहीं है। आपको करना है यार, हाथ पैर सलामत नहीं, देखिए हाथ पैर हैं, हाथ में देखो घड़ी भी है और पेन भी है। जब मेरे पास पेन होता है, बोर्ड होता है, तो फिर मुझे कुछ नहीं चाहिए। इसी तरह आप भी सोचिए कि मेरे पास में पढ़ने का समय मुझे मिल गया, माँ बाप ने मुझे किताबें खरीदने के पैसे दे दिए और हम राम कुमार शास्त्री को चैनल के माध्यम से पढ़ रहे हैं। और क्या चाहिए? आप समय समय में आएंगे, हम बताऊंगा मैं आपको कि संस्कृत कैसे पढ़ी जाती है, कैसे तैयार की जाती है। तब तक आप वीडियो को शेयर करते रहिएगा। बूम बना दो, फटाक से 50,000 सब्सक्राइब करो यार। मुझे लग रहा था 5 दिन में हो जाएंगे, लेकिन आजकल मामला ढीला हो गया क्योंकि आजकल आप लोग ज़्यादा रुचि से काम नहीं कर रहे। आशा करता हूँ आज की सीरीज बहुत उपयोगी रही होगी। संस्कृत सरस्वती परिवार की तरफ से मैं आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ कि आज जो प्रश्न आपने पढ़े हैं उनमें से परीक्षा का कोई प्रश्न मिले और मुझे आप याद करें, मंद मंद मुस्कुराते रहें। कहा तो था यार उस आदमी ने कि परीक्षा का प्रश्न मिलेगा यहाँ से, और मिल भी गया। ठीक है भैया, जल्दी से डाउनलोड करें आप एप्लीकेशन को। टेलीग्राम का लिंक भी दिया जा रहा है नीचे, लगातार टेलीग्राम को भी करें। अलंकार के नोट्स मैंने आपको डाल रखे ना भाई, उसी प्रकार से समय के और संख्या ज्ञान के और जो भी आपके साहित्यकार है वो सारे प्रश्न मैं आपके लिए डालूंगा। जुड़े रहिएगा। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम, जय हिंद, जय राजस्थान।